डैन ताइक्सुआन को विदा करने के बाद वांग टिंग ने एक पल के लिए सोचा और लिन चुहान की तलाश में चला गया। वह और वांग परिवार भयभीत होंगे। अपने रिश्ते की पुष्टि के बाद उसने उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और उसे कष्ट भी दिया। लिन चुहान साधना कक्ष में साधना कर रही थी। इस बार जो हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह खुद को बेकार महसूस कर रही थी। जब खतरा आया तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह फिर से इस असहायता की भावना का अनुभव नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब भी उसे समय मिलता वह अपनी साधना में कड़ी मेहनत करती। वांग टेन चुपचाप साधना कक्ष में घुस गया, उसे परेशान नहीं किया। उसने बगल से उसकी साधना प्रक्रिया को देखा। अपनी वर्तमान साधना से उन्होंने तुरंत ही उसकी साधना में समस्या को पहचान लिया। सौभाग्य से लिन चुहान की नींव मजबूत थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। उसके शरीर में मौजूद बल को देखते हुए वह पहले से ही 11 सितारा सामान्य अवस्था में थी। उसकी गति अद्भुत थी। वह पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रतिभाओं में से एक थी। बेशक अगर वांग टेंग ने उसे सभी उन्नत श्रेणी के शास्त्र और अन्य साधना संसाधन नहीं दिए होते तो वह इस गति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप कह सकते हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति वांग टेंग की पिछली स्थिति से काफी बेहतर है। कुछ देर बाद लिन चुहान ने अपनी आंखें खोली और वांग टेंग को देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपको साधना करते हुए देखने और मार्गदर्शन करने आया हूँ, वांग टेंग आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। घमंड जारी रखो। लिन चुहान ने अपनी आंखें घुमाई। वह हंसी और आंसू के बीच फंसी हुई थी। आप पहले से ही एक दिव्य चरण मार्शल योद्धा हैं। आप अभी भी इतने अपरिपक्व क्यों हैं? और क्या मैं एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी नहीं बनना चाहता? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, आप सही हैं। लिन चुहान हंसा। अब आप सामान्य चरण में हैं। आप अपने बल को नक्षत्र बल में बदलना शुरू कर सकते हैं। वांग टेंग ने विषय बदल दिया। हाँ, मैं जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने और ग्रहीय चरण की प्रगति के लिए खुद को तैयार करने की योजना बना रहा हूँ। लिन चुहान ने सिर हिलाया। तुम्हें अपना शास्त्र बदलना चाहिए। तुम्हारी वर्तमान साधना गति बहुत धीमी है। वांग टेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, यह अभी भी धीमा है। लिन चुहान अवाक रह गया। बेशक देखो, तुम सिर्फ 11 सितारा सामान्य चरण पर हो। यह अभी भी ग्रहीय चरण से बहुत दूर है। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। लिन चुहान, उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वांग टेंग ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं था। यह बहुत क्रोधित करने वाला था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह विकृत व्यक्ति था। सचमुच बातें सस्ती थीं। आओ अपने आप को तैयार करो। वांग टेंग ने लिन चुहान के माथे पर थपथपाया और उसे कुछ शास्त्र और युद्ध तकनीकें दी। लिन चुहान दंग रह गई। उसे लगा कि उसके दिमाग में कुछ शास्त्र और युद्ध तकनीकें उभर रही हैं और वह चकित हो गई। उसने जानकारी को संक्षेप में पढ़ा और पाया कि ये शक्तिशाली और दुर्लभ शास्त्र और युद्ध तकनीकें थीं। आम लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे। फिर भी वांग टेंग ने उन्हें दे दिया। वह भावुक हो गई। अगर वह जानती कि उसने अभी अभी दान ताइशुआन को 2 शास्त्र दिए हैं तो क्या वह तब भी उसके प्रति आभारी होगी? बदमाश, मुझे निराश मत करो मेरी प्रिय। वांग टेंग ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, तुम्हारा प्रिय कौन है? क्या तुम पिटाई चाहते हो? लिन चुहान को होश आया और उसने मीठी मीठी शिकायत करते हुए उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। हा, अगर तुम मेरी प्रियतमा नहीं हो तो क्या हो? मेरी पत्नी। वांग टेंग ने टाला नहीं, इसके बजाय वह हंस पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? लिन चुहान शर्मा गया। तुम शर्मिंदा क्यों हो? हमारे माता पिता ने हमारी सगाई की पार्टी की तैयारी शुरू कर दी है। तुम जल्द ही मेरी हो जाओगी। वांग टेंग मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी हमारी सगाई नहीं हुई है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मुझे इसका पछतावा होगा? एट नोबल बनेट एट। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरे परिवार में घुसने के बाद भाग नहीं सकती, वांग टेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। लिन चुहान अवाक रह गया। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। लिन चुहान। अचानक वांग टेंग उसकी ओर झुका। उसकी नाक लगभग उसकी नाक को छू रही थी। उसकी तीखी सांसें उसके सुंदर छोटे चेहरे पर पड़ रही थीं। लिन चुहान चौंक गई।
उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने वांग टेन की नजर नहीं हटाई। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि कुछ समय बाद उसकी अपेक्षा के विपरीत हुआ। लिन चुहान अपनी आंखें थोड़ी सी खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने वांग टेन को हंसते हुए देखा तो वह शर्मिंदा और क्रोधित हो गई। अंततः वह आगे झुका और उसके होठों को चूम लिया। लिन चुहान ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कुछ देर बाद उनके होंठ अलग हो गए। लिन चुहान शर्मा रही थी और हल्की सी सांस ले रही थी। जब उसने वांग टेन की ओर देखा तो उसकी नजर बेहद कोमल थी। बहन, भाई वांग टेन, आप क्या कर रहे हैं? दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई दी। उसी समय एक छोटा सा सिर अंदर आया और मुस्कुराते हुए उन्हें घूरने लगा। ये लिन चुक्सिया था। लिन चुहान को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने लिन चुक्सिया की नजरों से बचकर भागना शुरू कर दिया। वह अपने सामने तैरते हुए लंबे बालों को कंघी करने लगी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ गंभीर बातें कर रहा हूँ। वांग टेंग अलग था। उसकी चमड़ी मोटी थी, इसलिए उसने कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया और लिन चुक्सिया को जवाब दे दिया। लिन चुहान अंडरस्को। वास्तव में लिन चुक्सिया अंडरस्को खांसी, तुम छोटी लड़की, तुम वयस्कों के मामलों के बारे में क्या जानती हो? वांग टेन को उसकी निगाहों के नीचे असहज महसूस हुआ। मैं अब छोटी लड़की नहीं रही, लिन चुक्सिया ने अपनी पीठ सीधी की और दुखी होकर शिकायत की। लिन चुहान अब तक अपने आपे में आ चुकी थी। वह आगे बढ़ी और अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। तुम साधना क्यों नहीं कर रही हो? तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं भाई वांग टेन को ढूंढ रहा हूँ, लिन चुक्सिया ने तुरंत जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह कृतघ्न साथी, लिन चुहान ने कहा। हा हा हा, वांग टेन जोर से हंसा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खेलो, लिन चुक्सिया ने खुशी से कहा। लिन चुहान ने उसे घूर कर देखा। वांग टेन के पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। लिन चुक्सिया ने खंडन करते हुए कहा, अगर वह कुछ समय तक मेरे साथ खेलता है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत दिनों से उसके साथ नहीं गया हूं। मैं आज तुम्हारे लिए एक अपवाद बना दूंगा। वांग टेंग ने जल्दी से उनकी बहस रोक दी। तुम उसे लाड़ प्यार कर रहे हो, तुम उसे इस तरह बिगाड़ने जा रहे हो, लिन चुहान ने गुस्से से कहा। एक महिला को लाड़ प्यार करना ठीक है, इस तरह वह भविष्य में आसानी से मूर्ख नहीं बनेगी, वांग टेंग ने जवाब दिया। ये सही है, लिन चुक्सिया ने सहमति जताई। एट नोबल बन एट। ये बकवास है, तुम क्या कह रहे हो? लिन चुहान क्रोधित हो गया। भाई वांग टेंग, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन चुक्सिया ने अपनी बहन की ओर जीभ निकाली और वांग टेंग से पूछने के लिए मुड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज मैं आप सभी को आभासी ब्रह्मांड में ले चलूंगा। वांग टेंग ने इस विचार पर विचार करने से पहले कुछ देर तक विचार किया। आभासी ब्रह्मांड, वे दोनों दंग रह गए। वह क्या है? लिन चुहान ने पूछा। वांग टेंग ने सरलता से समझाया, यह एक आभासी दुनिया की तरह है। दोनों महिलाएं आश्चर्यचकित थीं, उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मांड में ऐसी अद्भुत तकनीक मौजूद है। वांग टेंग उन्हें ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान में ले आया। वह महान कियान साम्राज्य का एक सरदार था। उसके लिए कुछ लोगों के लिए नागरिकता तय करना आसान था। राउंड बॉल ने कुछ काम किया और लिन चुक्सिया और लिन चुहान को महान कियान साम्राज्य की नागरिकता प्राप्त हुई। आभासी ब्रह्मांड। महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र के अंदर उनमें से 3 ने अपने महान कियान साम्राज्य की नागरिकता का उपयोग करके लॉग इन किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे महान कियान साम्राज्य की सीमाओं के भीतर दिखाई दिए। वहां एक बहुत बड़ा चौक था जो डिब्बे में भरी हुई सार्डिन की तरह लोगों से भरा हुआ था। इसका कोई अंत नहीं था। ब्रह्मांड की विभिन्न जातियां चौक में टहल रही थीं। यह एक असाधारण दृश्य था। 2 आंखें पूरे दृश्य को कैद करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। जब दोनों महिलाओं ने ये भव्य दृश्य देखा तो वे दंग रह गईं। वाह, लिन चुक्सिया ने कहा, ये जगह बहुत बड़ी और जीवंत है। आभासी ब्रह्मांड वास्तविक दुनिया जैसा ही है। लिन चुहान ने उसकी बाह पर चुटकी काटी और फिर से अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। वह हैरान रह गई। आभासी ब्रह्मांड में सब कुछ वास्तविक दुनिया जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह अद्भुत है। लिन चुहान ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। यहाँ बहुत सी जातियां हैं।
वे सभी शक्तिशाली दिखती हैं। लिन चुक्सिया को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखें। वह अचंभित थी। ब्रह्मांड असीम है और जातियों की संख्या अनगिनत है। कुछ जातियां ग्रहीय अवस्था में जन्म लेती हैं, कुछ आकाशीय अवस्था में या यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय अवस्था में भी। वे बहुत शक्तिशाली हैं, वांग टिंग ने उत्तर दिया। वे आकाशीय अवस्था या ब्रह्मांड अवस्था में पैदा होते हैं। दोनों महिलाएं अचंभित थीं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें साधना नहीं करनी पड़ती? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप गलत हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड स्तर और उससे नीचे के स्तर पर कई मार्शल योद्धा हैं। हालांकि वे शक्तिशाली गुटों के सामने कुछ भी नहीं है। केवल स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं के पास कुछ शक्ति और स्थिति है। हालांकि इन शक्तिशाली जातियों का एक और शुरुआती बिंदु है, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, वांग टिंग ने समझाया। लेकिन ओलान फेडरेशन में एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा एक आकाशगंगा का संरक्षक है ना? क्या उन्हें शक्तिशाली नहीं माना जाता है? लिन चुहान ने पूछा। ओलान संघ सिर्फ एक निम्न स्तरीय सभ्यता है, ब्रह्मांड में एक छोटा गुट। चलिए ग्रेट कियान साम्राज्य को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। इसके अंतर्गत कुछ 100,000 निम्न स्तरीय सभ्यताएं हैं, वांग टिंग ने दुख जताया। वह ओलान संघ को नीची नजर से नहीं देख रहा था, वह सिर्फ सच बोल रहा था। महान कियान साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ओलान संघ जैसी निम्न स्तरीय सभ्यताएं दयनीय रूप से छोटी थीं। कुछ 100,000। दोनों महिलाओं ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उनके मुंह खुले रह गए। वे बहुत प्यारी लग रही थीं। हा, वांग टिंग अनायास ही हंस पड़ा। बेशक पृथ्वी के लिए ओलान संघ पहले से ही एक शक्तिशाली उपस्थिति है। मैं लगभग डर के मारे मर ही गई। लिन चुहान ने वांग टिंग की ओर आंखें घुमाई और अंततः अपने आप को संभाला। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ घुमाता हूँ ताकि तुम इस जगह से परिचित हो सको। इससे तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में घुलना मिलना आसान हो जाएगा, वांग टिंग ने कहा। दोनों महिलाएं वांग टिंग के नेतृत्व में प्लाजा के बाहर सड़कों की ओर चली गईं। खरीदारी। आभासी दुनिया में खरीदारी करना एक बिल्कुल नया अनुभव था। वांग टिंग ने उनके साथ विभिन्न मॉलों का दौरा करते हुए ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में बताया। ये रून खजाना मंडप है। यहाँ कई अनोखे और विशेष हथियार, दान, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आदि हैं। आप यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। ये यूनिवर्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक और ब्रह्मांड के सबसे बड़े बैंकों में से एक। ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली गुटों में इसकी शाखाएं हैं। ये सेकेंडरी करियर अलायंस है। क्या आप जानते हैं कि सेकेंडरी करियर अलायंस क्या है? ये रनमास्टर्स, लोहारों, कीमियागरों और अन्य पेशेवरों द्वारा बनाया गया एक गठबंधन है। ये ब्रह्मांड के दिग्गजों में से एक है। मैं उनका एक हिस्सा हूँ। मौन। वांग टिंग के परिचय के बाद ब्रह्मांड में विभिन्न गुटों का एक भव्य और शानदार नक्शा महिलाओं की आंखों के सामने आ गया। उन्हें इस दुनिया के लिए तरस आने लगा। आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि खरीदारी करना महिलाओं का स्वभाव है। यद्यपि लिन चुक्सिया और लिन चुहान आभासी वास्तविकता से अपरिचित थे, लेकिन मॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने ही क्षेत्र में कदम रख दिया हो और वे हर चीज से बेहद परिचित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टिंग को आश्चर्य हुआ कि क्या वे पहले भी यहाँ आए थे। हालांकि पृथ्वी पंजीकृत नहीं थी, इसलिए वे ब्रह्मांड वितरण प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते थे। अंत में महिलाओं की खरीदारी की इच्छाएं संतुष्ट नहीं हुई। वांग टिंग को उनसे वादा करना पड़ा कि वह उन्हें महान कियान साम्राज्य में लाने के बाद उनकी इच्छा फिर से पूरी करेगा। दोनों महिलाओं ने अंततः उसे जाने दिया। खुशी के पल जल्दी ही बीत गए। तीनों ने अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दी और पूरा दिन वर्चुअल दुनिया में खेलते रहे। उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। मौज मस्ती के बाद वांग टिंग ने बहनों को कुछ साधना संसाधन दिए। ये निम्न श्रेणी के संसाधन उसके लिए बेकार थे और वह उन्हें ब्रह्मांड में ज्यादा पैसे में भी नहीं बेच पाएगा। अगर वह उन्हें खेती के लिए दे दे तो उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। खास तौर पर लिन चुक्सिया। उसका दानव कमल विष शरीर एक अत्यंत शक्तिशाली विष शरीर था जो ब्रह्मांड में भी दुर्लभ था। वांग टिंग को उसके भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें थीं। हालांकि उसे जहर तत्व के जिन संसाधनों की जरूरत थी वे भी बहुत ज्यादा थे। वह एक अथाह कुएं की तरह थी। लिन चुक्सिया खुद को खिलाने में सक्षम नहीं होगी। वह केवल अपने बहनोई पर निर्भर रह सकती है। हालांकि वांग टिंग को कोई विष तत्व ग्रह चरण शास्त्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास लिन चुक्सिया को देने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वह एक खरीद सकता था। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है।
लेकिन उसके पांचों तत्व पहले से ही आकाशीय अवस्था में थे। वह अपनी विष शक्ति को बढ़ाने की जल्दी में नहीं था। इसके अलावा वह ये देखना चाहता था कि क्या वह किसी से विष तत्व के गुण प्राप्त कर सकता है। मुफ्त चीजें हमेशा बेहतर होती हैं। जहां तक लिन चुक्सिया की बात है, वह केवल 9 सितारा सैनिक स्तर पर थी। ग्रहीय चरण को पार करने से पहले उसे अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करो। एक बार जब मैं ओलान संघ में चीजों को व्यवस्थित कर लूंगा तो मैं तुम्हें अपने क्षेत्र में ले आऊंगा। वान टेंग ने लिन चुक्सिया के सिर पर थपथपाया और कहा, आपका क्षेत्र? लिन चुहान ने पूछा। ओह, मैं आपको ये बताना भूल गया कि महान कियान साम्राज्य में एक आकाशगंगा मेरे क्षेत्र में है, वान टेंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। लिन चुहान, लिन चुक्सिया, इस लड़के ने सचमुच बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक आकाशगंगा ही उसका क्षेत्र है। दोनों महिलाओं ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, वान टेंग ने हाथ हिलाया और चला गया। शेखी बघारने के तुरंत बाद वहां से चले जाना सबसे अच्छा कदम था। दिन बाद ग्लोबल यूनियन बिल्डिंग के सामने लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। मार्शल आर्ट के नेता और राष्ट्रों के प्रमुख सभी मौजूद थे। आज वह दिन था जब वान टेंग न्याय की तलाश में ओलान फेडरेशन के लिए रवाना होगा। वह उन्हें बताना चाहता था कि पृथ्वी को धमकाया नहीं जा सकता। कोई भी उसके ग्रह को रौंद नहीं सकता। ओलान फेडरेशन में जाते समय आपको सावधान रहना होगा। मैं वास्तव में आप लोगों के साथ जाना चाहता था, लेकिन पृथ्वी को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। तीनों महान सेनापति कड़वी मुस्कान के साथ बोले, चिंता मत करो, आतिशबाजी का प्रसारण देखने के लिए तैयार रहो। मैं वादा करता हूं कि यह शानदार होगा। वान टेंग मुस्कुराया। आतिशबाजी का प्रसारण? हर कोई थोड़ा हैरान था। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। भीड़ ओलान फेडरेशन के लिए एक पल का मौन रखने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्हें हमेशा लगता था कि वह कुछ भी मानवीय नहीं करेगा। चलो चलें, वान टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सभी को ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान पर ले आया। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना हुआ और ओलान ग्रह की ओर बढ़ गया। नीचे खड़े सभी लोग अंतरिक्ष यान को गायब होते हुए देख रहे थे और उनके मन में जटिल भावनाएं थीं। अंतरिक्ष यान पर बहुत से लोग गए थे। उनमें मार्शल आर्ट के नेता डैन ताइक्सुआन, ये जिक्सिन और राष्ट्रों के प्रमुख शामिल थे। देश जिया ने सबसे ज्यादा लोगों को लाया। राष्ट्रों के प्रमुख इससे ईर्ष्या करते थे, हालांकि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वान टेंग जिया देश से था। अगर वह पक्षपाती होता तो कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। कंट्री जिया के लोगों में वान परिवार के सदस्य, लिन चुहान और उसकी बहन, और वान टेंग के कुछ दोस्त जैसे जुजी, बाई वेई, बेलिकिन फेंग, लू शू, सोन शुहाग, हो पिनलियांग, हानजू, वान बाइको और अन्य शामिल थे। यहां तक कि हुआंगहाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पेंग युवानशान और टोंग हु भी थे। अपने अल्मा मैटर के रूप में वान टेंग उन्हें नहीं भूले। वे तेजी से 13 तारा सामान्य चरण के शिखर तक पहुंच गए थे और उनके पास नक्षत्र बल था। वे अब ग्रहीय चरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जिनलिन यूनिवर्सिटी और फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के ओल्ड हान भी थे। वे अब ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा थे और वे भविष्य में ब्रह्मांड में कदम रखने वाले लोगों का पहला समूह होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन अग्रदूतों की स्थिति अत्यंत विचित्र थी। यद्यपि वे युवा नहीं थे, लेकिन वे अतीत के कठोर वातावरण में अपने शिखर पर पहुंचे थे। वे सभी प्रतिभाशाली लोग थे। अब जब उन्हें अवसर मिला तो उनकी प्रगति सामान्य लोगों की तुलना में अनियंत्रित और असाधारण थी। वान टेंग इन तीनों बुजुर्गों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि वे भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं था। एक अविकसित ग्रह पर अनेक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं का प्रकट होना अविश्वसनीय बात थी। हालांकि वान टेंग को लगा कि यह पूरी तरह संभव है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सभी लोग अंतरिक्ष यान में एकत्र हुए। पैनोरामा मोड सक्रिय किया गया और ब्रह्मांड सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। दर्शक तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा। संपूर्ण शांति। केवल सांस लेने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब से मनुष्य के मन में विचार आए हैं, तब से वह तारों की ओर देखता आ रहा है। इस अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के लिए कई लोगों ने अनगिनत वर्षों तक संघर्ष किया है। वह सपना अब पूरा हो गया।
यद्यपि विभिन्न देशों ने अंतरिक्षयानों पर प्रयोग किए थे, लेकिन केवल कुछ ही अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश कर पाए थे। अंतरिक्ष में उनकी गतिविधियों पर और भी सीमाएं और प्रतिबंध थे। ये वैसा नहीं था जैसे वे अंतरिक्ष यान में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते थे, लंबी यात्राएं कर सकते थे तथा ब्रह्मांड के उन अपरिचित भागों की यात्रा कर सकते थे जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर थे। सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। ये बहुत अवास्तविक था। लंबे समय के बाद ओल्ड हान ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं आखिरकार इस ब्रह्मांड में पैर रख सकता हूं। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। मार्शल आर्ट के नेता और यू शियुक्सियन ने ये सुना और सहमति में सिर हिलाया। यहां तक कि राष्ट्रों के प्रमुख भी आश्चर्य से भर गए और उन्हें लगा कि यह यात्रा सार्थक थी। वांग टेंग उनकी भावनाओं को समझ गया। जब वह पहली बार पृथ्वी से बाहर गया था तब भी वह ऐसा ही था। वह मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है। हा, ये सही है। ये तो बस शुरुआत है। मैं अभी और आगे जा सकता हूँ। जिनलिन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने हंसते हुए कहा, ये सही है, ये सही है। पछतावे के बारे में कुछ भी कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। बूढ़े हान ने अपनी दाढ़ी को ब्रश करते हुए मुस्कुराया। एट नोबल बन एट फर्स्ट यूनिवर्सिटी के यू शियुक्सियन ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों की चमक से पता चल रहा था कि वे भी भावनाओं से भरे हुए थे। विशाल अंतरिक्ष की सराहना करने के बाद अंतरिक्ष यान डार्क यूनिवर्स में प्रवेश कर गया। लंबे समय बाद उनका उत्साह शांत हो गया। सभी ने बाहर देखना बंद कर दिया और वापस साधना और आराम करने चले गए। जहां तक जिया देश के लोगों की बात है, वे वांग टेंग से ब्रह्मांड की कुछ चीजों के बारे में बातचीत करने और जानने के लिए एकत्र हुए थे। कुछ राष्ट्रपतियों ने देश जिया और पृथ्वी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। इन विषयों में से जिस पर वे सबसे अधिक चिंतित थे वह था अगली पीढ़ी के मार्शल योद्धाओं की खेती। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग, आप पक्षपाती नहीं हो सकते और केवल हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी की देखभाल नहीं कर सकते। फर्स्ट यूनिवर्सिटी अपने निर्णायक बिंदु पर है। यू शियुक्सियन अचानक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी देश जिया में सबसे अच्छी सैन्य अकादमी थी। इसकी प्रतिष्ठा प्रथम विश्वविद्यालय से भी अधिक थी और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थी। प्रवेश चक्र शुरू होने के बाद कई प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने अकादमी में दाखिला लिया। सबको पता था कि यही वो अकादमी है जिससे वांग टेंग निकले थे। चाहे वो अकादमी की योग्यता हो या उसके भविष्य के संसाधन, वो बाकी संस्थाओं से बेजोड़ होगी। ये भी खबर थी कि वांग टेंग अपने विद्यालय को वित्त पोषित करेंगे और संसाधनों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआंगहाई सैन्य अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय मार्शल योद्धाओं के लिए कई संकाय भी जोड़े। अब जबकि पूरा विश्व सहयोग कर रहा था, विभिन्न देशों के मार्शल योद्धाओं का देश जिया में समाहित होना कोई बुरी बात नहीं थी। जिनलिन यूनिवर्सिटी भी मार्शल योद्धाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जिनलिन यूनिवर्सिटी के पुराने अध्यक्ष ने भी मदद मांगी। वांग टेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि वह अचानक क्यों इसमें शामिल हो गया। वे दोनों युवा नहीं थे और वास्तव में उसकी मदद के लिए रो रहे थे। वह हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। हा, तुम लोग ईर्ष्यालु हो। वांग टेंग हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी से है। अपने अल्मा मैटर की देखभाल करना उसके लिए गलत नहीं है। बूढ़ा हान गर्व से मुस्कुराया। आप ऐसा नहीं कह सकते। मार्शल योद्धाओं का पालन पोषण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर संस्था अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और कड़ी मेहनत कर रही है। ये सिर्फ तरजीही व्यवहार है। यू शियुक्सियन ने अपना सिर हिलाया। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें आधे संसाधन ही दे दिए जाए तो काफी होगा। जिनलिन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने कहा। इसके लिए आपको मार्शल आर्ट के लीडर को ढूंढना होगा। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बूढ़े हान ने आंखें घुमाई और मुस्कुराया। मार्शल आर्ट के नेता को अचानक सिरदर्द हुआ। अब वह इस मामले में फंस गया था। उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। अब मार्शल आर्ट फिर से उभरने लगी थी और पृथ्वी पर मार्शल योद्धाओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अकेले पृथ्वी पर संसाधन पर्याप्त नहीं थे। यही कारण था कि सब कुछ वांग टेंग पर निर्भर था। चिंता मत करो सब लोग। मेरे पास महान कियान साम्राज्य में एक आकाशगंगा क्षेत्र है। वहां पर्याप्त संसाधन है। वांग टेंग के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने लिन चुहान और उसकी बहन को ये बात बताई थी, लेकिन उसे अभी तक मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों को बताने का मौका नहीं मिला था। अब उसे उन्हें आश्वस्त करना था।
ये लोग पृथ्वी के लिए दुखी थे और वान टेंग उन्हें जंगली विचारों को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता था। सब लोग एक आकाशगंगा क्षेत्र। उन्हें अपने कानों पर संदेह हुआ और वे आश्चर्य से वान टेंग की ओर देखने लगे। तुम्हारा मतलब आकाशगंगा से है? मार्शल आर्ट के नेता ने घुटन महसूस करते हुए पूछा। ये सही है। महान कियान साम्राज्य में बैरन की उपाधि प्राप्त करने के बाद मुझे एक आकाशगंगा प्राप्त हुई। वान टेंग ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा है। जब लोगों ने ये स्पष्ट उत्तर सुना तो वे अवाक रह गए। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके दिमाग में ऐसा झटका लगा मानो उन पर बिजली गिर गई हो। खांसी, क्या सब ठीक है? वान टेंग ने अपना गला साफ किया और सावधानी से पूछा। यकीनन जब वे बूढ़े थे तो इतना उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं थी। जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि लिन चुहान और लिन चुक्सिया इस खबर को स्वीकार करने में बेहतर थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आकाशगंगा की अवधारणा किसी देश के नेता के लिए बहुत प्रभावशाली थी। लिन चुहान और लिन चुक्सिया ने सोचा कि यह बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चलो शांत हो जाओ। यू जियुक्सियन ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, चलो शांत हो जाओ। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़े हान ने अपनी छाती पकड़ ली। वान टेंग को डर था कि ये बुजुर्ग मर जाएंगे और वह भी पापी बन जाएगा। थोड़ी देर बाद मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर जटिल भाव के साथ अंततः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। मेरी योजना भविष्य में अपने क्षेत्र को एक स्थानांतरण स्टेशन के रूप में उपयोग करने की है ताकि पृथ्वी के मार्शल योद्धाओं को ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जा सके। वान टेंग ने यह देखा और बोलना जारी रखा। हम कैसे पारगमन करते हैं? मार्शल आर्ट के नेता ने सोचा। स्पेस एरे का उपयोग करके। यह एक वैध समाधान है। यू जियुक्सियन ने सिर हिलाया। हम केवल अंतरिक्ष सरणियों का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा दूरी बहुत अधिक होगी और इसमें बहुत समय लगेगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या इससे पृथ्वी का स्थान उजागर हो जाएगा? जिनलिन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने झिझकते हुए कहा। हाँ, इससे पृथ्वी की स्थिति उजागर हो जाएगी। ये बेहद खतरनाक है। हम अभी भी ब्रह्मांड की प्रमुख शक्तियों के सामने बहुत कमजोर हैं। ओल्ड हान ने कहा। इसलिए हमें आकाशगंगा का स्वामित्व प्राप्त करने की आवश्यकता है। वान टेंग की आंखें चमक उठी जब उन्होंने उत्तर दिया। आकाशगंगा। हर कोई दंग रह गया। ये सही है। होलांड फेडरेशन की ओर बढ़ने का यह मेरा दूसरा उद्देश्य है, वान टेंग ने जवाब दिया। मिल्की वे के साथ मैं टेलीपोर्टेशन एरे को सीधे पृथ्वी पर रखने के बजाय अन्य ग्रहों पर सेट कर सकता हूं। इससे जोखिम बहुत कम हो जाएगा। मैं समझ गया। सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन हम एक आकाशगंगा के बारे में बात कर रहे हैं। होलांड फेडरेशन इसे इतनी आसानी से हमें नहीं सौंपेगा। मार्शल आर्ट के नेता ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे लगा कि वान टेंग बहुत महत्वाकांक्षी है। वह एक आकाशगंगा के मालिक होने की बात कर रहा था। क्या यह एक उच्च स्तरीय सभ्यता के कुलीन व्यक्ति का आत्मविश्वास था? उसकी तुलना में तो वे लोग तो बस देहाती थे। कितना दुखदाई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे अंजाम देते हैं। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि उसके पास क्या है। हा, चिंता मत करो, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। वान टेंग मुस्कुराया। किसी ने आगे जांच नहीं की। वे केवल वान टेंग पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे और अपनी साधना पर वापस जा सकते थे। आभासी ब्रह्मांड। ग्रेट कियान मुख्य भूमि के बीच में एक बहुत बड़ा शहर था जिसे ग्रेट कियान पवित्र शहर के नाम से जाना जाता था। ये राजसी और भव्य था। इसे वास्तविक दुनिया में ग्रेट कियान शहर से अलग करने के लिए पवित्र शहर कहा जाता था। लगभग सभी शक्तिशाली गुटों ने यहाँ संपत्तियां खरीदी थीं। हाँ, उन्होंने इसे खरीद लिया, भले ही यह आभासी दुनिया में था। इन आभासी संपत्तियों को कमतर न आंकना ही बेहतर था। वे सस्ती नहीं थीं। आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। साथ ही उन्हें खरीदने का अधिकार भी नहीं था। बेशक वान टेंग की कुलीन स्थिति के कारण वह यहाँ एक संपत्ति खरीद सकते थे। उसने इसे क्यों खरीदा? यह एक प्रत्यक्ष मुद्दा था। कल्पना कीजिए कि एक कुलीन व्यक्ति को हर बार आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए प्रारंभिक प्रवेश द्वार से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अगर उसे बैठक करनी पड़े तो उसके पास बैठक करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या यह अजीब नहीं था? ग्रेट कियान पवित्र शहर में भूमि का एक विशाल टुकड़ा था जो महल जैसी संरचनाओं से ढका हुआ था। यह पाकर परिवार की भूमि थी।
इन महलनुमा संरचनाओं के भीतर एक हॉल में कुछ परिचित चेहरे मौजूद थे। हॉल के सामने दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। वे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड स्वामी थे। एंड्रेस, सिनेक्लेमोन, वोल्टेरू और कई अन्य लोग उनके नीचे खड़े थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद अचानक एक विशालकाय व्यक्ति हॉल में प्रकट हुआ। काओ होंतु। जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह काओ होंतु था। ब्रह्मांड के स्वामियों। काओ होंतु ने तुरंत झुककर ऊपर बैठे दोनों ब्रह्मांड स्वामियों का आदरपूर्वक अभिवादन किया। ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने सिर हिलाया। ये कैसे है? क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने पूछा। मैंने ओलान फेडरेशन के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। वे वान टेन के परिवार के सदस्यों को पकड़ने के लिए एक स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धा भेजेंगे। उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। हमने ओलान फेडरेशन के अन्य दो स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं के साथ एक जाल बिछाया है। वान टेन बच नहीं पाएगा, काओ होंटू ने जवाब दिया। उसकी आंखों के सामने एक भयावह नजर चमक उठी। 4 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा। ये पर्याप्त होना चाहिए। चूंकि वह बदमाश पृथ्वी छोड़ चुका है, इसलिए कैवेंडिश और जी परिवार उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने कहा। वोल्टेरू और सिंक्लामोन बहुत खुश थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस बदमाश को लगता है कि वह हमारे साथ लड़ सकता है, क्योंकि वह सेकेंडरी करियर एलायंस का ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर है। कितना भोला है। सिंक्लेमन ने नाक भान सिकोड़ी। वाल्टेरो ने ठंडे स्वर में कहा, हमें पाकर परिवार को हुए अपमान को धोने के लिए उसके खून का इस्तेमाल करना होगा। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने कहा, एक बार यह मामला सुलझ जाए तो पाका आपको वह देंगे जिसके आप हकदार हैं। हम आपको आपका बैरन का दर्जा वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, काओ होंटू खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से सिर झुकाया। फिर वह झिझका। क्या बात है? ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने पूछा। काओ होंटू ने कहा, ओलांड फेडरेशन के 3 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं का एक अनुरोध है। क्या अनुरोध? क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने पूछा। वे कुछ खेती के संसाधन चाहते हैं। काओ होंटू ने संक्षेप में दूसरे पक्ष को अपना अनुरोध समझाया। यह आसान है, बस कुछ संसाधन चाहिए, हम उन्हें दे सकते हैं। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस मुद्दे पर चिंता करने के लिए बहुत आलसी था, जैसा कि एक निम्न स्तरीय सभ्यता से अपेक्षित है। वे बहुत तुच्छ हैं। क्या उन्हें लगता है कि पाका उनसे झूठ बोलेंगे? सिंक्लेमन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वाल्टेरू ने कहा, उन्हें बताएं कि मामला सुलझने के बाद उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा। आगे बढ़ो। ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और काओ होंटू को जाने का आदेश दिया। मैं पहले कदम उठाऊंगा। काओ होंटू ने सिर हिलाया और चला गया। काओ होंटू हताश है। सिंक्लेमोन मुस्कुराया और काओ होंटू की पीठ को घूरने लगा। वह बैरन का दर्जा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी बेटी अभी भी वांग टेन के हाथों में है, लेकिन उसे अब कोई परवाह नहीं है। वाल्टेरू ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, वह हम पाकर्स का कुत्ता मात्र है। दूसरी ओर वांग टेन बहुत देर से इधर उधर उछल कूद कर रहा है। नाम लेते ही सिंक्लेमोन के चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। अगर ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने उस बिगड़ेल बच्चे पर कारण और प्रभाव का कानून नहीं बनाया होता ताकि हमारे परिवार के बड़े लोग उसे छू न सके, तो हालात इतने मुश्किल नहीं होते, वाल्टेरू ने असहाय होकर कहा। हॉल में बैठे लोग चुप हो गए। वे थोड़े डरे हुए लग रहे थे। उसके बाद कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ओलांड ग्रह। काओ होंटू ने एक बड़े हॉल में अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। हॉल के सामने शक्तिशाली आभा वाले 2 स्वर्ग मंच के योद्धा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी निगाहें भी तेज थीं, वे पलकें झपकाते और अपनी आंखें खोलते। उनमें से एक बहुत ही ताकतवर और लंबा था। वह 3 मीटर लंबा था और उसके अंग असाधारण रूप से भारी और मोटे थे। उसके सिर पर 2 नुकीले सींग उगे हुए थे, जिससे वह डरावना लग रहा था। दूसरा सामान्य पृथ्वीवासी से थोड़ा ही लंबा था। उसकी त्वचा हल्के हरे रंग की थी और कान थोड़े तीखे थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन वे बुढ़ापे का संकेत नहीं लग रहे थे। वह ऐसे ही पैदा हुआ था। भाई कासो। सिर पर सींग वाले स्वर्ग मंच के योद्धा से एक तेज आवाज आए। इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। काओ होंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही 2 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं से संपर्क कर लिया है। वे आपको कार्य पूरा करने के बाद पर्याप्त संसाधन देने के लिए सहमत हुए हैं। उनकी आंखों में खुशी दिखाई दी।
ये लगभग अदृश्य था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, आप बहुत दयालु हैं। हरे रंग की त्वचा वाले दूसरे स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा ने कहा, पृथ्वीवासी को इसकी कीमत चुकानी होगी क्योंकि उसने ओलांड फेडरेशन को अपमानित करने का साहस किया है। काओ हुंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इस बेशर्म आदमी को सबक सिखाना चाहिए। हालांकि उसके दिल में वह कोस रहा था। ओलांड संघ में स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा तब तक अपनी प्रतिबद्धता नहीं देंगे जब तक कि वे अपनी सफलता के बारे में निश्चित न हो। उसने उन्हें अपने साथ सहयोग करने के लिए कई लाभों का वादा किया था। हम घात लगाकर बैठेंगे और शेंगलुओ के वापस आने का इंतजार करेंगे, हरे रंग की त्वचा वाले स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा ने सहजता से कहा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ओलांड फेडरेशन में उतरने के बाद वह भाग न सके। सींग वाले स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा ने उपहास किया। मुझे उस समय तुम्हें परेशान करना होगा। उसके बगल में मेचा स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें सावधान रहना होगा, काओ हुंटू ने कहा। मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा। मैं एक बार उनसे मिला था। वे वाकई शक्तिशाली हैं, लेकिन चिंता मत करो। हम तीनों ने ब्रह्मांड में अपना नाम बनाया है और 3 सितारा भाड़े के सैनिक का पद प्राप्त किया है। यह मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त है, हरे रंग की त्वचा वाले मार्शल योद्धा ने गर्व से कहा। 3 सितारा भाड़े का सैनिक। काओ हुंटू को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि दूसरे पक्ष में इतनी ताकत होगी। उसने सिर हिलाया और उसका संदेह दूर हो गया। आओ, हमारे सफल सहयोग के लिए जयकारे लगाओ, तीखे सींगों वाले स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा ने अपने हाथ में शराब का गिलास उठाया और चिल्लाया। ठीक है, चीयर्स। काओ हुंटू मुस्कुराया जब उसने देखा कि वे कितने आश्वस्त थे। हा, चीयर्स। हॉल में हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त लग रहे थे। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान ज्वलंत नदी। फ्लेमिंग रिवर ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में तीव्र गति से उड़ गया। ओलांड फेडरेशन के अंतरिक्ष निर्देशांक गुप्त नहीं थे, इसलिए हाइपरस्पेस यात्रा को अंजाम दिया जा सकता था। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाता। अंतरिक्ष यान की वर्तमान गति के अनुसार वे लगभग 10 दिन बाद पहुंचेंगे। ब्रह्मांड परिभ्रमण उबाऊ था। सौभाग्य से वांग टेंग स्टार जानवरों की तलाश करने और अपनी खेती के लिए विशेषताओं को चुनने के लिए आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने में सक्षम था। लिन चुहान और उसकी बहन का मार्गदर्शन करने, बेली किनफेंग और उसके दोस्तों से मिलने और बाकी लोगों को आभासी ब्रह्मांड का उपयोग करना सिखाने के अलावा उन्होंने अपना बाकी समय आभासी ब्रह्मांड में बिताया। पृथ्वी पर सभी लोग अब महान कियान साम्राज्य की नागरिकता रखते थे और आभासी ब्रह्मांड से परिचित थे। वे धीरे धीरे ब्रह्मांड में एकीकृत हो रहे थे। वांग टेंग को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आज वांग टेंग अपने कमरे में साधना कर रहा था। उसे मिटाओ विशेषता बुलबुले उठा रहा था। अंतरिक्ष और समय विशेषता बुलबुले अंधकार ब्रह्मांड में अनियमित रूप से पाए जा सकते हैं। ये 2 विशेषता वाले बुलबुले अनमोल थे, इसलिए हर बार जब वांग टेंग डार्क यूनिवर्स में प्रवेश करता था तो वह अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शून्यमयी मक्खियों को छोड़ देता था। जैसे ही उसे कोई विशेषता वाला बुलबुला मिलता, वह उसे तुरंत उठा लेता। आभासी ब्रह्मांड के लिए उसने अपने क्लोनों को प्रवेश की अनुमति दी। उसने 2 क्लोन बनाए, एक अपंजीकृत निवासी के रूप में और दूसरा सामान्य निवासी के रूप में। इस तरह उसने दोहरी साधना गति हासिल की। 2 काम एक साथ करना ताकि किसी पर कोई असर न पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतरिक्ष तारांकन 10। अंतरिक्ष तारांकन 1-2। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मछली पकड़ने के जाल की तरह फैलाया और उसे अंधकार में ब्रह्मांड में ऐसे फैलाया जैसे वह मछली पकड़ रहा हो। बहुत जल्द 2 और विशेषता बुलबुले उड़े। उन्होंने उसे अंतरिक्ष विशेषताओं के 22 अंक दिए। अंतरिक्ष विशेषताओं की तुलना में समय विशेषताएं कम थीं। उसे एक खोजने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा। आमतौर पर वह 6 से 7 स्पेस एट्रीब्यूट बबल्स इकट्ठा करने के बाद एक टाइम एट्रीब्यूट बबल पाता था। ये भगवान का उपहार था। वांग टेंग अचानक चिल्लाया। उन्होंने डार्क यूनिवर्स में बाईं ओर एक विशाल स्पेस टाइम भंवर देखा। भंवर के अंदर कई विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। उसने बस भगवान की चापलूसी की और अगले ही पल उसे इनाम मिल गया। लगता है मुझे भगवान की और अधिक प्रशंसा करनी चाहिए, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। इकट्ठा करें। एट नोबल बन एट। उसने तुरंत कार्य किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया।
तथा सभी गुण बुलबुले उठा लिए। स्थान तारांकन 120, अंतरिक्ष तारांकन 30, समय तारांकन 35, समय तारांकन 40, समय तारांकन 25। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब वान टेंग ने विशेषता बुलबुले की सामग्री देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है। 10 से ज्यादा विशेषता बुलबुले पाए गए और उन सभी में काफी मात्रा में विशेषताएं थीं। यहां तक कि समय विशेषताएं भी थीं। इस लाभ के दौर ने आज उसके इंतजार को सार्थक बना दिया। नहीं, इसने इन सभी दिनों के इंतजार की भरपाई कर दी। अंतरिक्ष भौतिकी 16,300 बटा 3 लाख, तीसरा रैंक। समय 530 बटा 10,000। वान टेंग ने अपनी विशेषताओं के पैनल को देखने के बाद संतोष से सिर हिलाया। प्रगति थोड़ी धीमी थी, लेकिन कई लोगों ने थोड़ा बहुत योगदान दिया, खासकर समय की विशेषता के लिए। उन्होंने हर बार थोड़ा सा संग्रह किया, लेकिन कुल मिलाकर पहले से ही 530 थे। वान टेंग को समय की गहरी समझ थी और वह लगभग महसूस कर सकता था कि वह उस रहस्यमय और गुप्त शक्ति को छूने के करीब पहुंच रहा है। वह समय के बीतने को हल्के से महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से उसे महसूस किया। वह हल्का था, लेकिन उसे पता था कि वह वहां है। अगर मैं समय की शक्ति का उपयोग करके युद्ध तकनीक को अंजाम दे पाऊं तो मैं कमाल कर दूंगा, वान टेंग ने अपनी आंखें खोली और अपनी ठुड्डी को छूते हुए खुद से कहा। उसकी काली काली आंखों में एक तेज चमक थी। जब वह गहरी सोच में डूबा था, अचानक राउंड बॉल की आवाज गूंजी। वान टेंग, हम ओलांद ग्रह पर पहुंच गए हैं। ओलांद फेडरेशन तक पहुंच गए थे। वान टेंग की नजर तेज हो गई और वह अपने पैरों पर कूद पड़ा। आओ, ओलांद फेडरेशन को एक बड़ा तोहफा दें। वह खेती के कमरे से बाहर चला गया। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों को भी यह समाचार मिला और वे मुख्य नियंत्रण कक्ष में एकत्रित हुए। पैनोरामा मोड के जरिए सबके सामने एक बहुत बड़ा ग्रह आया। यह पृथ्वी से कम 2 गुना बड़ा था। क्या वह ओलांद ग्रह है? मार्शल आर्ट के नेता ने नीले हरे ग्रह को विस्मय से देखा। यह सही है, यह ओलांद फेडरेशन का मुख्य ग्रह है, ओलांद ग्रह। वान टेंग ने आगे बढ़कर उन्हें जवाब दिया। वान टेंग, तुम यहां हो। सभी को होश आ गया और वे पीछे मुड़ गए। हाँ, हम अपने दुश्मन के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब निश्चित रूप से मेरे लिए बाहर आने का समय आ गया है, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चेतावनी, चेतावनी, आगे एक बड़े ब्रह्मांड बेड़े का पता चला है। कमरे में एक चेतावनी गूंजी। वे हमारा स्वागत करने के लिए यहां आए हैं। वान टेंग मुस्कुराया। कोई भी व्यक्ति उसके जितना शांत महसूस नहीं कर रहा था। वे तनावग्रस्त होने लगे। वान टेंग, क्या ये ठीक रहेगा? लिन चुहान ने बेकाबू होकर फुसफुसाया। चिंता मत करो। वान टेंग ने उसका हाथ थपथपाया और मुख्य नियंत्रण स्टेशन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और ब्रह्मांड के बेड़े को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसकी पुतलियों में एक खतरनाक नजर चमक रही थी। उनके लिए ये ब्रह्मांड बेड़ा अनगिनत विशेषता बुलबुले था। बेड़ा धीरे धीरे अंतरिक्ष यान के सामने रुक गया, जिससे आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। एक नजर में इस बेड़े में दसियों हजार युद्धक जहाज थे। वे ओलांद ग्रह के बाहरी इलाके में खड़े थे और एक शानदार रक्षा पंक्ति बना रहे थे। इस बेड़े का आकार इतना बड़ा था कि स्वर्ग स्तर के योद्धा को भी पीछे लौटने पर मजबूर होना पड़ा। कृपया जहां है वहीं रुक जाएं। किसी भी अंतरिक्ष यान को ओलांद ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कृपया पार्किंग के लिए सैटेलाइट डॉक की ओर जाएं। दोहराएं, किसी भी अंतरिक्ष यान को ओलांद ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कृपया पार्किंग के लिए सैटेलाइट डॉक पर जाएं। जो कोई भी विरोध करेगा उसे आक्रमणकारी माना जाएगा और गोली मार दी जाएगी। ओलांद फेडरेशन के ब्रह्मांड बेड़े से एक आवाज निकली जो हवा में गरजने जैसी गूंज रही थी। घोषणा में धमकी स्पष्ट थी। राउंड बॉल, उन पर हमला करो, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा। मुझे देखो, ये सिर्फ ग्रहीय और आकाशीय स्तर के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान हैं। हालांकि वे अपनी संख्या के साथ स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को धमका सकते हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। राउंड बॉल ने उत्साहित होकर हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके नियंत्रण में फ्लेमिंग रिवर स्पेसक्राफ्ट पर लगे हथियार जल उठे और आग उगलने लगे। इससे पहले कि ओलांद फेडरेशन का ब्रह्मांडीय बेड़ा प्रतिक्रिया कर पाता, उनके बेड़े में कई फोर्स शॉट आ चुके थे। बूम बूम बूम, युद्ध यान आग के गोले में बदल गया और नीचे गिर गया।
कई टूटे हुए धातु के टुकड़े अंतरिक्ष में फेंक दिए गए। जहां तक युद्धयान में सवार लोगों की बात है, वे चीखने चिल्लाने से पहले ही विस्फोटों में गायब हो गए। ग्रहीय और आकाशीय स्तर के युद्ध योद्धा सामूहिक रूप से मारे गए। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग भयभीत थे। उन्होंने देखा था कि जब वे पृथ्वी पर थे तो वांग टिंग ने ओलांड फेडरेशन के युद्धक जहाजों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उस समय बेड़ा बहुत छोटा था। इसके अलावा उन्होंने ये दृश्य एक स्क्रीन के माध्यम से देखा, इसलिए प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था। अब ये युद्धक जहाज उनके सामने ही आग के गोले में बदल गए और अंतरिक्ष की धूल का हिस्सा बन गए। इस छवि ने उनके दिलों को उत्तेजित कर दिया। लिन चुहान ने वांग टिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और भौहें सिकोड़ लीं। वह थोड़ी घबराई हुई थी। इसी समय ओलांड फेडरेशन के युद्धक विमानों में मार्शल योद्धा अराजकता में थे। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, जल्दी करो, जवाब दो। सभी अंतरिक्ष यान अपनी बल तोपों को सक्रिय करें और उस अंतरिक्ष यान पर हमला करें। हालांकि वांग टिंग ने उन्हें अचानक पकड़ लिया था, लेकिन वे एक पेशेवर बेड़ा थे, इसलिए वे तुरंत प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहे। अंतरिक्ष यान ने ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया और फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान पर आक्रमण कर दिया। बूम बूम बूम। सेना की तोपों ने फ्लेमिंग रिवर की सुरक्षा ढाल पर हमला किया, लेकिन वह टूटी नहीं। इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान पर सवार एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा ने अविश्वास में चिल्लाया। वह अचंभित था। जनरल रिक, उनका अंतरिक्ष यान बहुत शक्तिशाली है। यह शायद स्वर्ग स्तर या ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान है। हम इसकी सुरक्षा नहीं तोड़ सकते। 9वें स्तर के आकाशीय चरण के मार्शल योद्धा ने मुड़कर पीला चेहरा बनाकर कहा। धत्तेरी की, वहां इतना शक्तिशाली आक्रमणकारी क्यों है? जनरल रिक का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने लगभग अपना आदेश देते हुए कहा, ग्रह विनाश तोप को सक्रिय करो। केवल ग्रह विनाश तोप ही इससे निपट सकती है। दूसरे युद्धपोतों से कहो कि वे इसे रोक लें। हमें समय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसे ओलांड ग्रह के करीब नहीं जाना चाहिए। हाँ, नीचे खड़े योद्धाओं ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। धमाका। एक जोरदार धमाके ने उनके कान के पर्दे हिला दिए। एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्धयान को उस समय झटका लगा जब उसने अपने गृह विनाश तोप को सक्रिय किया और एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। जनरल रिक के चेहरे पर उदासी छा गई। उनके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद गिर पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भाड़ में जाओ। ब्रह्मांड स्तर का एक युद्धक जहाज अपने दुश्मन के एक वार का सामना नहीं कर सकता था, तो फिर वे कैसे लड़ सकते थे? पीछे हटो, पीछे हटो। दुश्मन की हमलावर सीमा से बाहर निकल जाओ। सामने मौजूद ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने और दुश्मन को रोकने के लिए कहो। हमें मुख्य युद्धक विमानों के लिए समय खरीदना चाहिए। जनरल रिक के गले से एक कर्कश और थका हुआ गुस्सा भरा दहाड़ निकला। वह अपने दिल में डर को छिपाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। ब्रह्मांड स्तर के युद्धयान एक के बाद एक आगे की ओर उड़ने लगे। बूम बूम बूम। वांग टिंग मुख्य नियंत्रण स्टेशन के सामने खड़े होकर दृश्य का आनंद ले रहे थे। कितना सुंदर है! इसे रिकॉर्ड करें और पृथ्वी पर लोगों को इसकी प्रशंसा करने दें। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग बहुत पसीना बहा रहे थे। क्या आपको यकीन है कि यह सुंदर है? एट नोबल बनेट एट। हम इसे भयावह क्यों मानते हैं? वे इस छवि से उत्पन्न प्रभाव को सहन नहीं कर सके। ठीक है, ओलांड फेडरेशन से मार्शल योद्धाओं को बाहर लाओ। उन्हें भी इस दृश्य का आनंद लेने दो। वांग टिंग ने मुड़कर बर्था से कहा। हाँ, बर्था एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपने मालिक के दुष्ट हृदय की गहरी समझ थी। मार्शल आर्ट के नेता ने अन्य लोगों के साथ नजरें बदली। उन्हें लगा कि अगर ओलांड फेडरेशन के मार्शल योद्धा इस दृश्य को देखेंगे तो टूट जाएंगे। वांग टिंग थोड़ा निर्दयी था। कुछ समय बाद शिंग लुओ, क्लोएट और अन्य मार्शल योद्धाओं को आगे लाया गया। ओलांड फेडरेशन के मार्शल योद्धाओं का ये समूह जब धरती पर था तब भी सड़कों पर परेड कर रहा था। वे अंडे और सड़े हुए गोभी से ढके हुए थे, इसलिए उनसे खट्टी और भयानक गंध आ रही थी। उन्हें ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? वे शर्मिंदगी से लगभग मर ही गए थे। हालांकि ब्रह्मांड स्तर या उससे ऊपर के मार्शल योद्धाओं के रूप में उनमें जीने की प्रबल इच्छा थी। कोई भी मरने को तैयार नहीं था। इस प्रकार वे इसे सहन कर गए। वे अपमान सहते रहे। वांग टिंग ने उन्हें देखकर अपनी नाक ढक ली और आश्चर्य से बोला, क्या तुम लोगों ने स्नान नहीं किया?
बर्था, वे ब्रह्मांड स्तर के हैं और मार्शल योद्धाओं से ऊपर हैं। भले ही वे हमारे कैदी हो, हमें उनके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, कृपया भविष्य में उन्हें बदल दें। हाँ, बर्था अवाक रह गई। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग भी बोल नहीं पा रहे थे। ये युवक हृदयहीन था। दूसरे पक्ष की हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन वह उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। उसने उनके जख्मों पर नमक भी छिड़का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई। इन लोगों ने ही तो इसके लिए कहा था। सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। शेंग लुओ और बाकी लोग गुस्से और शर्मिंदगी से मर रहे थे। वे वांग टेंग को घूर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे उसकी जिंदा खाल उतारकर उसे टुकड़ों में फाड़ देंगे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। तुम कैदी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए आतिशबाजी का शो तैयार किया है। वांग टेंग ने उसके सामने इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा। शेंग लुओ और अन्य लोगों ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रहा था और आंखें सिकोड़ ली। बूम बूम बूम। आगे के घने अंधेरे में आग की लपटें खूबसूरत फूलों की तरह खिल रही थीं। लपटों के पीछे वे परिचित ओलांत ग्रह को देख सकते थे। क्या ये सुंदर नहीं है? वांग टेंग की आवाज उनके कानों के पास गूंजी। तुम? शेंग लुओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग टेंग ने ईमानदारी से ओलांत ग्रह पर आने की हिम्मत की। उसे यह हिम्मत कहां से मिली? इस आदमी के अंकुश उसकी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बड़े थे। ये सुंदर दृश्य पुनर्मिलन के लिए उपयुक्त है, वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और कहा। सब लोग असमंजस में पड़ गए। उसका क्या मतलब था? वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और कुछ आकृतियां सबके सामने प्रकट हुई। वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे निस्तेज दिख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। वांग टेंग, सुनहरे बालों वाले एक युवक ने दांत पीसते हुए और घृणा से वांग टेंग को घूरते हुए चिल्लाया। वह ओलांत फेडरेशन के ब्लू वुल्फ गैलेक्सी का प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। फिर भी उसे इस धरतीवासी ने इतने लंबे समय तक बंद रखा। ये बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी। कैथू, पुलिन, लोगिन्स और अन्य लोगों को होश आया और उन्होंने गुस्से में वांग टेंग को घूरा। ये वे प्रतिभाएं थीं जिन्हें ओलांत फेडरेशन ने परीक्षण के लिए पृथ्वी पर भेजा था। वे वांग टेंग पर झपटना और उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन आध्यात्मिक भूलभुलैया में संघर्ष ने उनकी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। वे शीतनिद्रा में नहीं गए क्योंकि वांग टेंग ने उन्हें मुक्त कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि वे हमेशा के लिए सो जाएं। वांग टेंग ने ऐसा जानबूझकर किया क्योंकि वह इन प्रतिभाओं को ये दिखाना चाहता था कि उनका ओलांत फेडरेशन, जिस पर उन्हें अतीत में गर्व था, अब कितना हीन और कमजोर हो गया है। उनके शरीर में एक बूंद भी ताकत नहीं बची थी। वे वांग टेंग से लड़ नहीं सकते थे, बिल्कुल भी संभावना नहीं। इसलिए वे केवल अपने क्रोध से ही प्रताड़ित हो सकते थे। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों के चेहरे पर एक अजीब भाव था जब उन्होंने वांग टेंग को ओलांत फेडरेशन से प्रतिभाओं को मुक्त करते देखा। ये तो बुराई थी। नमस्ते, बहुत समय हो गया मिलते हुए। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और उनकी ओर मुस्कुराया। सब लोग। वांग टेंग एक शैतान था। उन्हें आखिरकार उसके इरादे पता चल गए। वह इन युवाओं के दिलों की आखिरी रक्षा पंक्ति को तोड़ना चाहता था और उनके आत्मविश्वास को कुचलना चाहता था। दुर्भाग्यवश युवा प्रतिभाओं को इसकी जानकारी नहीं थी। ये कितने गरीब छोटे बच्चे हैं। वांग टेंग, तुमने हमें कैद करने की हिम्मत कैसे की? ओलांत फेडरेशन तुम्हें जाने नहीं देगा। सेंट स्टार पैगोडा भी तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम्हारी वजह से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लोगिन्स ने कड़वाहट से कहा। शेंग लुओ, क्लोए, पृथ्वीवासी जो अपनी जगह नहीं जानते, वे मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। ओलांत फेडरेशन ऐसा संगठन नहीं है जिसे कोई पृथ्वीवासी भड़का सके। कमीने, वहां सावधान रहना। चलो अभी चलते हैं। आर्गस और लोगिन्स सबसे घमंडी थे और उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में रखा गया था। रिहा होने के बाद वे चिल्लाने लगे और अपना गुस्सा निकालने लगे। हालांकि काठू और पुलिन भी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वे अपने आसपास का माहौल देख रहे थे और भागने का मौका तलाश रहे थे। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि माहौल अजीब था और उन्होंने भीड़ में कुछ परिचित चेहरे देखे। अध्यक्ष शेंग लुओ, क्लोएट, मनका, किंगलुन, एल्स्टन, ओलिवर, क्लाउड। ये सभी ओलांत फेडरेशन के नेता थे और उनमें से कुछ उनके वरिष्ठ थे। काठू और पुलिन की आंखें बड़ी हो गईं, उनके जबड़े धीरे धीरे खुल गए।
उन्हें संदेह था कि वांग टेंग उन पर आध्यात्मिक भ्रम डाल रहा था। उन्होंने वही देखा जिसे वे सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। हालांकि ये नेता और वरिष्ठ लोग थोड़े अव्यवस्थित दिख रहे थे। नहीं, वे बहुत अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गोबर के तालाब से निकाला गया हो। उनके नेताओं और वरिष्ठों के बारे में इस तरह बात करना अनुचित था, लेकिन यह उचित वर्णन था। और उनके पीले चेहरे क्रोध और शर्म से भरे हुए थे। ये सभी भावनाएं उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थीं। ये बहुत यथार्थवादी था, यहां तक कि उनकी भावनाएं भी वास्तविक लग रही थीं। इस कमीने का आध्यात्मिक भ्रम वाकई भयानक था। काठू और पुलिन ने भय से भरे हृदय से एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वांग टेंग, बेवकूफी करना बंद करो। हम जानते हैं कि यह सब झूठ है। अपने आध्यात्मिक भ्रम को छोड़ो। क्या हार मान लेना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? क्या आध्यात्मिक भ्रम? आर्गस और लोगिन्स उलझन में थे। शेंग लुओ और अन्य, वे अपना मुंह खोलना चाहते थे, लेकिन ये बहुत अजीब और अपमानजनक था। उनके जैसे वरिष्ठों को भी पकड़ लिया गया था। अगर जूनियर्स को इस बारे में पता चलता तो वे शर्मिंदा होते। वे एक गड्ढा ढूंढकर उसमें खुद को दफना देना चाहते थे। वे मन ही मन अपने दिल में गुनगुना रहे थे, वे मुझे नहीं देख सकते, वे मुझे नहीं देख सकते। लेकिन ये बेकार था, वे उन्हें पहले ही देख चुके थे। लेकिन उनके साथ आध्यात्मिक भ्रम की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें खुश होना चाहिए या उदास। काथू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आध्यात्मिक भ्रम है? लॉगन्स को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने काथू को लाल आंखों से देखा। वह पागल हो रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। देखो वह कौन है? कथू ने किनारे खड़े कुछ लोगों की ओर इशारा किया। शेंग लुओ और अन्य। उन्हें बिना किसी अच्छे कारण के निशाना बनाया गया। उन्होंने अपनी मौजूदगी को कम करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बदमाश ने उन्हें पहचान लिया था। इस समय वे बुरी तरह से कथू को मार डालना चाहते थे। प्रेसिडेंट शेंग लुओ, क्लोएट। लॉगन्स ने एक एक करके नाम पढ़े। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जब उसने क्लाउड को देखा तो वह और भी हैरान हो गया। पिताजी, पिताजी, चाचा, आर्गस भी चिल्लाया। शेंग लुओ और अन्य लोगों को पता था कि वे इसे अब और नहीं छिपा सकते थे और वे बोलने वाले थे। आर्गस और लॉगन्स ने अचानक एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। ये सच में नकली है। अंडस्को। शेंग लुओ और अन्य लोग अचंभित रह गए और लगभग खून की उल्टी करने लगे। यह उनकी उम्मीद से परे था। इतने समय बाद भी ये जूनियर उन्हें पहचान नहीं पाए। वे अंधे हैं। वांग टेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा आध्यात्मिक भ्रम इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि तुम हमारी यादें निकाल सको, आर्गस ने कहा। उन्होंने सोचा कि वांग टेंग ने शेंग लुओ और अन्य लोगों को पहले कभी नहीं देखा होगा। इस तरह के भ्रम को फिर से बनाने के लिए उनकी यादों का इस्तेमाल किया गया होगा। वांग टेंग, तुम हमें कब तक अपमानित करोगे? लॉगन्स की आंखें पल पल लाल होती जा रही थीं और वह दहाड़ रहा था। शेंग लुओ और अन्य लोगों ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इस लड़के का हौसला टूटने वाला था। फफ। लिन चुक्सिया अब और खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। बेली किंगफैंग, हान झू और अन्य लोगों के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। मूर्खों के इस समूह का दिमाग भूनने वाला था। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में काले दिल का था। एक प्रतिभा के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लोगिन्स ने अपमानित महसूस किया और लिन चुक्सिया पर दहाड़ा। बहुत डरावना। लिन चुक्सिया वांग टेंग के पीछे चली गई और डरी हुई सी उसकी छाती थपथपाई। असल में वह बस उसका मजाक उड़ा रही थी। टकराना। वांग टेंग ने अपना हाथ घुमाया और लॉगिन्स के सिर पर थप्पड़ मारा। एक दबी हुई आवाज के साथ, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लॉगिन्स फर्श पर गिर पड़ा। वांग टेंग। लॉगिन्स का सिर चकरा रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था और अपनी लाल आंखों से वांग टेंग को घूर रहा था। एक कैदी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? वांग टेंग ने शांति से उसकी ओर देखा। उसकी शांत निगाहों से लॉगिन्स के शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि शर्मिंदगी से उसे गुस्सा आ गया और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वैसे क्या तुम लोग कुछ गलतफहमी में नहीं पड़ गए हो? वांग टेंग ने उसे अनदेखा किया और मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मतलब है तुम्हारा?
आर्गस, कैथू और बाकी लोगों ने भौहें सिकुड़ी और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब महसूस किया। उनके आसपास के लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे बेवकूफ हों। किसने कहा कि यह भ्रम था? अगर यह भ्रम नहीं है तो राष्ट्रपति शेंग लुओ और अन्य लोग यहाँ क्यों हैं? आर्गस ने ठंडे स्वर में कहा, आप अभी भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? हा, वान टिंग उसके पीछे कुर्सी पर बैठ गया और दिल खोलकर हंसा। ये लोग बहुत मजेदार हैं। इस समय भी उन्हें लगता है कि यह सब एक भ्रम है। उनका दिमाग सचमुच भून गया है। वे वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते। तुम किस बात पर हंस रहे हो? आर्गस ने अपना गुस्सा रोका। शेंग लुओ, क्लोइट, उन्हें बताओ, क्या ये सच है? वांग टेंग ने शेंग लुओ और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया। हम्फ, शेंग लुओ ने चोटिल चेहरे के साथ कहा। क्लोइट और अन्य लोगों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे और वे अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। आर्गस, काथू और अन्य लोगों ने ये देखा और धीरे धीरे उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिलों में एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया। नहीं, ये सब झूठ है। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। लॉगन्स अविश्वास से भर गया। ये सही है। हमें इस तरह अपमानित करना बंद करो, आर्गस ने ठंडे स्वर में कहा। बस। शेंग लुओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया। उसने आर्गस और काथू को बीच में रोका ताकि वे दूसरों के सामने खुद को शर्मिंदा होने से बचा सकें। तुम सिर्फ एक भ्रम हो। मुझ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्गस पीछे नहीं हटा और पलटकर बोला। शेंग लुओ का चेहरा काला पड़ गया। ये बच्चा मौत मांग रहा है। क्लोइट और अन्य लोग अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। उन्हें भ्रम माना गया। यह क्या था? हा, लिन चुक्सिया जोर से हंस पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने वांग टेन को पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोग आगे बढ़ो, मेरी बात पर ध्यान मत दो। मौन। जब आर्गस और अन्य लोगों ने उसे इस तरह देखा तो उनके दिल कांप उठे। शेंग लुओ और अन्य लोग बेहद शर्मिंदा थे लेकिन असहाय थे। उन्हें खून की उल्टी आ रही थी। लिन चुहान हंसी और आंसू के बीच फंस गई। फिर उसने लिन चुक्सिया के सिर पर थपथपाया और उसे खुद को संयमित करने के लिए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग इस शो का आनंद ले रहे थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ओलान फेडरेशन के शक्तिशाली लोगों को खुद को मूर्ख बनाते देखना बेहद संतोषजनक था। तुम क्या चाहते हो? शेंग लुओ ने वांग टेन को घूर कर देखा। ओह ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। चलो साथ में आतिशबाजी देखते हैं। वांग टेंग ने बाहर की ओर इशारा किया और हंस दिया। आर्गस और अन्य लोग उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए दंग रह गए। उनका दिमाग चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वह ग्रह इतना परिचित क्यों है? होलांड ग्रह। क्या हो रहा है? होलांड ग्रह मेरी आंखों के सामने क्यों दिखाई दे रहा है? और यह विस्फोट किस बात का है? उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो कोई इतने लंबे समय तक जेल में बंद रहा हो और जिसने हर तरह की मानसिक यातना झेली हो, वह शायद चकित हो जाएगा और उसे लगेगा कि कुछ भी वास्तविक नहीं है। खासकर तब जब उसने कुछ ऐसा देखा जो लगभग असंभव था। क्या ये शानदार नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। ये तुम्हारा भी भ्रम है ना? अविश्वास में पूछते हुए आर्गस का चेहरा पीला पड़ गया। वह अभी भी वास्तविकता को स्वीकार करने में अनिच्छुक था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ उसे बता रहा था कि यह सब सच हो सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति शेंग लुओ और अन्य लोग इतने दुखी और क्रोधित नहीं होते और पृथ्वीवासी उनकी ओर ऐसे नहीं देखते जैसे वे जोकर हों। लोगिन्स, काथू, पुलिन और अन्य लोगों ने शेंग लुओ और वांग टेन की ओर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। इससे पता चलता था कि यह उनके लिए कितना बड़ा झटका था। उनका मनोबल टूटने वाला था। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये सच है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। आर्गस, लोगिन्स और अन्य लोग पीले पड़ गए और पीछे हट गए। वे लड़खड़ा रहे थे और अपने शरीर को संभाल पाने में असमर्थ थे। वे अपने सामने के दृश्य को इस तरह घूर रहे थे मानो वे उसमें कुछ खामियां ढूंढ रहे हों ताकि यह साबित कर सके कि वह नकली है। लेकिन अंत में उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उनके दिलों में निराशा बढ़ने लगी और उसे दबाया नहीं जा सका। ऐसा क्यों है? होलांड फेडरेशन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, इस पृथ्वीवासी के सामने ढह रहा था। यह अविश्वसनीय था।
अंतरिक्ष में एक के बाद एक युद्धक जहाज गिरते रहे और ये दृश्य इतना दुखद था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एट नोबल एट पलक झपकते ही पूरा बेड़ा कुछ अंतरिक्ष यानों में सिमट गया, जो इधर उधर बिखर गए और घबराकर भाग गए। वे फ्लेमिंग रिवर का सामना करने का साहस खो बैठे। कई अंतरिक्ष यान तो अपने गृह विनाश तोपों को भी नहीं दाग सके और अब वे कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। और यह सब कुछ ही मिनटों में हुआ। ओलान फेडरेशन के नेताओं को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। वान टेंग ने ओलान फेडरेशन के लोगों की परवाह नहीं की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग विशेषता बुलबुले उठाने के लिए किया। नक्षत्र बल धातु तारांकन 1800, दिव्य क्षेत्र आत्मा 600, दिव्य क्षेत्र ज्ञानोदय 1200, सम्राट स्तर धातु प्रतिभा 500, नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1600, सम्राट स्तर की अग्नि प्रतिभा 700, सम्राट स्तरीय तलवार प्रतिभा 1000, नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 2200, दिव्य क्षेत्र आत्मा 280, नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 600, नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 2500, नक्षत्र बल वायु तारांकन 3200। विशेषता बुलबुले वान टेन की ओर उड़ रहे। वह उन सभी को ध्यान से देखने में बहुत व्यस्त था। वे बहुत अधिक थे। यह एक बहुत बड़ी फसल थी। हजारों ब्रह्मांडीय युद्ध यानों पर बमबारी की गई, जिनमें कई मार्शल योद्धा थे। वे सभी ग्रहीय स्तर और उससे ऊपर के थे, इसलिए निश्चित रूप से कई विशेषता बुलबुले होंगे। वान टेंग बहुत खुश था। उसने तुरंत ही जान लिया कि विशेषता बुलबुले के अंदर क्या है, जबकि वह उन्हें पचा रहा था। उसके शरीर में अपार मात्रा में शक्ति प्रवाहित हुई और उसके शक्ति समूहों में एकत्रित हो गई। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल उसके शरीर में एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने एक सफलता हासिल कर ली थी। ये सिर्फ एक तत्व में सफलता नहीं थी, ये 5 तत्वों में सफलता थी। नक्षत्र धातु बल 8000 बटा 50,000 आकाशीय चरण 5वां स्तर। तारामंडल काष्ठ बल 700 बटा 40,000 आकाशीय चरण 4th स्तर। तारामंडल जल बल 1800 बटा 40,000 आकाशीय चरण 4था स्तर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नक्षत्र अग्नि बल 1200 बटा 80,000 आकाशीय चरण 8वां स्तर। तारामंडल पृथ्वी बल 23,000 बटा 30,000 आकाशीय चरण 3य स्तर। हाल ही में उनकी लकड़ी, पानी और पृथ्वी बलों के लिए एक सफलता मिली थी, लेकिन ये फिर से हो रहा था। उसकी लकड़ी और पानी की शक्तियां दोनों ही 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थीं। उसकी पृथ्वी की शक्ति भी 3रे स्तर पर पहुंच चुकी थी और जल्द ही 4थे स्तर पर पहुंच जाएगी। जहां तक उसकी धातु और अग्नि शक्ति का सवाल है, दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसकी धातु शक्ति 2रे स्तर से 5वें स्तर पर पहुंच गई। उसकी अग्नि शक्ति सबसे तेजी से आगे बढ़ी, पहले से ही 8वें स्तर पर। उसकी अग्नि शक्ति अंतिम कुछ स्तरों पर पहुंच चुकी थी, इसलिए प्रगति की गति धीमी होने लगी। हालांकि वह 8वें स्तर में प्रवेश कर गया था, लेकिन वह अभी केवल दरवाजे पर ही था। उसके बल में वृद्धि के अलावा उसकी आत्मा और ज्ञान में भी परिवर्तन हुआ। धमाका। वान टेन का मन अचानक उसकी प्रगति के साथ कांप उठा। एक अभूतपूर्व ताजगी और स्पष्ट भावना उसके मन में प्रवाहित हुई। उनके ज्ञानोदय ने एक सफलता प्राप्त कर ली थी। यह एक स्तर ऊपर उठ गया और आकाशीय क्षेत्र से ब्रह्मांडीय क्षेत्र तक पहुंच गया। वान टेन को सुखद आश्चर्य हुआ। एट नोवेल एट आत्मा 32,500 बटा 50,000 आकाशीय क्षेत्र। ज्ञानोदय 3,000 बटा 1,00,000 ब्रह्मांड क्षेत्र। वान टेंग ने कभी भी अपने ज्ञानोदय गुण में इतनी बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी। उनका ज्ञान तेजी से बढ़ा। ज्ञान और समझ की धाराएं उनके मन में एक ब्रह्मांडीय विस्फोट की तरह बह निकली। कुछ बातें जो उसे अतीत में धुंधली लगती थीं, अब स्पष्ट होने लगी। ज्ञान उसके मन में उल्कापिंडों की तरह चमक उठा। वान टेंग ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे जैसे वह विभिन्न विचारों और कौशलों की गहरी समझ हासिल करने लगा, उसके शिष्य बाईं दाईं ओर घूमने लगे। 5 तत्व मुट्ठी। शास्त्रों का सम्मिश्रण। बलपूर्वक एकीकरण। डोमेन समामेलन। वान टेंग ने इन विचारों को कसकर पकड़ लिया, उन्हें अपने हाथों में मजबूती से जकड़ लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें जाने नहीं देगा। ये विचार भविष्य में वान टेंग की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएंगे। वह फिलहाल उन्हें पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया है, लेकिन अब से संचय और समझ इन विचारों को जल्द ही वास्तविकता में बदल देगी।
वांग टेन को यह नहीं पता था कि जब दुर्जय मार्शल योद्धा ब्रह्मांड स्तर या शाश्वत चरण पर पहुंचेंगे तो वे अपनी सभी शिक्षाओं को एकीकृत करने और अपने लिए सबसे उपयुक्त एक नया अनूठा शास्त्र बनाने का विकल्प चुनेंगे। वह इसी रास्ते पर चल रहा था। इसके अलावा वह बिल्कुल दिव्य अवस्था में था। यह अविश्वसनीय था। उन्नति के दौरान एक मार्शल योद्धा का भौतिक शरीर, ज्ञान और आत्मा एक निश्चित सीमा तक रूपांतरित और उन्नत हो जाती है। इस प्रकार सिद्धांत रूप से मार्शल योद्धा का स्तर जितना ऊंचा होगा उसका ज्ञान और आत्मा उतनी ही अधिक होगी। यही कारण था कि ब्रह्मांड स्तर और शाश्वत स्तर के योद्धा अपने स्वयं के शास्त्र बनाने में सक्षम थे। पर्याप्त ज्ञान के बिना सब कुछ बकवास था। वांग टेन का ज्ञान ब्रह्मांड के दायरे में था, ब्रह्मांड के दायरे के करीब। हो सकता है कि वह एक संपूर्ण अद्वितीय शास्त्र बनाने में सक्षम न हो, लेकिन वह कुछ अर्थ तैयार उत्पाद बना सकता था। उदाहरण के लिए अतीत में उसकी 5 तत्व वाली मुट्ठी केवल ग्रह स्तर और उससे नीचे के मार्शल योद्धाओं को ही हरा सकती थी। अपने वर्तमान ज्ञान के साथ वह इस कौशल को अनुकूलित और बेहतर बना सकता है, जिससे यह एक ब्रह्मांड चरण युद्ध तकनीक बन सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने अपनी आत्मा की विशेषता को देखा। उनकी आत्मा में वृद्धि उनके ज्ञानोदय जितनी आश्चर्यजनक नहीं थी। ये 30,000 से अधिक तक पहुंच गई और यह अभी भी दिव्य क्षेत्र में थी। वांग टेन नीचे की ओर देखता रहा। प्रतिभा गुण। उनकी सभी प्रतिभाओं का, विशेषकर 5 मूल तत्वों का पूर्ण उन्नयन हुआ। इंपीरियल स्तर धातु प्रतिभा 2500/25,000। इंपीरियल स्तर की लकड़ी प्रतिभा 3000/25,000। इंपीरियल स्तर जल प्रतिभा 1400/25,000। इंपीरियल स्तर की अग्नि प्रतिभा 1800/25,000। इंपीरियल स्तर पृथ्वी प्रतिभा 2600/25,000। उनकी 5 मूल तत्वों की प्रतिभा उन्नत हुई और शाही स्तर तक पहुंच गई। वांग टेन अपने आसपास की 5 तत्व शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील थे। इस बिंदु तक वांग टेन की सभी प्रतिभाएं उसकी बिजली प्रतिभा के अलावा शाही स्तर और उससे ऊपर थीं। उनकी युद्ध तकनीक प्रतिभा में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। इंपीरियल स्तर तलवार प्रतिभा 1200/25,000। इंपीरियल स्तर ब्लेड प्रतिभा 2000/25,000। इंपीरियल स्तर कुल्हाड़ी प्रतिभा 1080/25,000। इंपीरियल स्तर तीर प्रतिभा 1500/25,000। इंपीरियल स्तर की बंदूक प्रतिभा 2200/25,000। वांग टेन ने स्क्रॉल किया और पाया कि उसकी सभी सम्राट स्तर की प्रतिभाएं शाही स्तर तक पहुंच गई थीं। उसके पास एक अतिरिक्त शाही स्तर की बंदूक प्रतिभा भी थी। युद्ध तकनीक की प्रतिभाएं आम थीं। हर युद्ध योद्धा के मारे जाने पर आपको एक मिलता था। यही कारण था कि वांग टेन की युद्ध तकनीक की प्रतिभाएं इतनी जल्दी शाही स्तर तक पहुंच गईं। जब उसने पृथ्वी पर हमला करने वाले ओलान फेडरेशन बेड़े को नष्ट किया था, तब उसने कई प्रतिभाएं हासिल की थीं। लेकिन यह सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। शाही स्तर पर पहुंचने के बाद वांग टेन को लगा कि वह किसी भी हथियार को कुशलता से चला सकता है और किसी भी युद्ध तकनीक को समझने में कोई बाधा नहीं है। वह एक नज़र में ब्रह्मांड चरण और उससे नीचे की युद्ध तकनीक सीख सकता है। उच्चतर युद्ध तकनीकों में अधिक समय लगेगा, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वांग टेन ने शाही स्तर की प्रतिभाओं की कतारें देखकर खुद को उत्साहित महसूस किया। ये भावना उसके दिल की गहराई से आई थी। उसे कोई जुनूनी बाध्यकारी विकार नहीं था, लेकिन यह अद्भुत लग रहा था। कुछ ही सेकंड में वांग टेन ने सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए और एक बड़ा परिवर्तन किया। लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं चला। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों को जब ओलान फेडरेशन के अपन बेड़े को देखा तो उन्हें अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी शक्तिशाली ब्रह्मांड सभ्यता ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी। यह अप्रत्याशित था। फिर भी उन्हें यहाँ आराम महसूस हुआ। यहाँ की यात्रा सार्थक थी। ओलान फेडरेशन द्वारा पृथ्वी के साथ किए गए सब कुछ के बाद यह एकमात्र तरीका था जिससे वे अपनी नफरत को व्यक्त कर सकते थे। दूसरी ओर शेंग लुओ और अन्य लोगों के चेहरे पर भयानक भाव थे। उनकी त्वचा सफेद हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें वांग टेन को भड़काने का पछतावा हुआ। यदि उन्होंने उसे उकसाया न होता तो वे इस स्थिति में नहीं होते। आर्गस और उसके साथियों की आंखें भय से बड़ी हो गईं और वे बेकाबू होकर कांपने लगे। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
ओलांद फेडरेशन जिस पर उन्हें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने वान टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। वान टेंग ने उनकी परवाह नहीं की और अपने सामने मौजूद खूबसूरत ग्रह को घूरता रहा। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी। बूम बूम बूम। इस समय ओलांद ग्रह से 3 शक्तिशाली आभाएं प्रस्फुटित हुई। वे अंततः यहाँ हैं। वान टेंग के होठों के किनारे पर एक मुस्कान दिखाई दी। 3 प्रकाश किरणें प्रकाश की गति से ग्रह से बाहर निकली। वे 3 भयानक विशालकाय जानवरों की तरह भयंकर रूप से आईं। ये कौन है? ओलांद संघ पर आक्रमण करने की हिम्मत कौन करता है? लोगों के आने से पहले ही उनकी दहाड़ें सुनी जा चुकी थी। उनका गुस्सा साफ देखा जा सकता था। शेंग लुओ और अन्य लोग जब आवाजें सुनी तो मुस्कुरा उठे। वान टेंग ने नाक सिकोड़ी। उसने अपने हाथ हिलाए और 3 शक्तिशाली बल हमले हुए। बूम बूम बूम। ग्रह से बाहर निकलते ही तीनों प्रकाश किरणों पर हमला किया गया। उन्होंने जल्दबाजी में प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिया गया। 3 आकृतियां हवा में दिखाई दी जो थोड़ी दुखी दिख रही थीं। वे सामने खड़े विशालकाय अंतरिक्ष यान को घूर रहे थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान। उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा। बाकी 2 भी उतने ही अचंभित थे। उनके चेहरे हरे हो गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान ओलांद फेडरेशन पर हमला करेगा। कौन? आप कौन है? चूंकि तुमने ओलांद फेडरेशन पर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें बाहर आने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम क्यों छिप रहे हो? सिर पर सींग वाले मार्शल योद्धा के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अंतरिक्ष यान से एक आवाज आई। वान टेंग, सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। क्या? वान टेंग। अन्य 2 आकृतियां अविश्वास में थीं। क्या वान टेंग वह पृथ्वीवासी नहीं था? उसे यह ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान कहां से मिला? क्या यह मजाक था? वरिष्ठ भाई काओ, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। वान टेंग ने काओ होंटू की आकृति को देखकर आंखें सिकोड़ ली। यह आप हैं? काओ होंटू ने गहरी सांस ली और कड़वी आवाज में जवाब दिया। उसे लगा कि चीजें परेशानी भरी होती जा रही हैं। वान टेंग के पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान था। यह एक अदम्य उपस्थिति थी। अगर वह जाना चाहता तो 3 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा उसे रोक नहीं सकते थे। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? वान टेंग ने पूछा। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप हमें उस अंतरिक्ष यान से मार सकते हैं? काओ होंटू ने पलकें झपकाईं। वह वान टेंग को अंतरिक्ष यान से बाहर निकालना चाहता था। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, मैं ओलांद ग्रह को नष्ट कर सकता हूं। वान टेंग ने हंसते हुए कहा। कमीने, तुमने ओलांद ग्रह को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? अन्य 2 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा क्रोधित थे। वे चाहते थे कि वे वान टेंग को मारने के लिए अंतरिक्ष यान पर हमला कर सकें। क्या मजाक है? तुम मुझे मार सकते हो और पृथ्वी को नष्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे ग्रह को क्यों नहीं नष्ट कर सकता? वान टेंग ने शांति से पूछा। स्वर्ग के 2 योद्धाओं के चेहरे विकृत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी के किसी व्यक्ति के पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान होगा। इससे वे नुकसान में पड़ गए। भाई काओ, चलो हम सब मिलकर अंतरिक्ष यान की सुरक्षा कवच को तोड़ते हैं और घुसपैठ करने का मौका ढूंढते हैं। ये बदमाश सिर्फ एक दिव्य मंच का योद्धा है। एक बार हम अंतरिक्ष यान में घुस गए तो ये हमारा हो जाएगा, सिर पर सींग वाले स्वर्गीय मंच के योद्धा ने कहा। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। ठीक है, चलो हम लड़ाई करके अंदर घुसते हैं। काओ होंटू की नजर तेज हो गई। इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह सिर्फ हिम्मत करके ही आगे बढ़ सकता था। ये थोड़ा अपमानजनक लगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। काओ होंटू और ओलांद फेडरेशन के 2 अन्य स्वर्गीय मार्शल योद्धाओं ने अपनी बातचीत नहीं छिपाई। उन्होंने खुलकर बात की। भले ही वान टेंग के पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान होता, फिर भी वे उसे नीची नजर से देखते थे। आइए एक थोड़ा अनुचित उदाहरण दें। यह एक छोटे बच्चे की तरह था जो बंदूक थामे हुए था। वह दूसरे बच्चों को मार सकता था, लेकिन अगर उसका सामना बड़ों से होता तो वे उससे निपटने के तरीके खोज लेते, भले ही वह किसी खतरे की तरह क्यों न हो। इसके अलावा इन वयस्कों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी। तीनों स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं ने अपनी चर्चा समाप्त की और अंतरिक्ष यान के 3 अलग अलग भागों की ओर बढ़ गए। इस तरह फ्लेमिंग रिवर अपनी मारक क्षमता को एक स्थान पर केंद्रित नहीं कर पाएगा।
वे अंतरिक्ष यान के सुरक्षा कवच को भी नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ सकते थे, जबकि अन्य 2 मार्शल योद्धा उसका ध्यान भटका रहे थे। वांग टिंग, वे अंतरिक्ष यान पर हमला करने जा रहे हैं, राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। हम 3 स्वर्ग मंच मार्शल योद्धाओं के खिलाफ आपकी सफलता दर कितनी अधिक है? शेंग लुओ ने नाक भान सिकोड़ी। उनमें से 2 मेरे जैसे 3 सितारा भाड़े के सैनिक हैं। जब मैंने ब्रह्मांड में अपना नाम बनाया तब आप एक कोशिका भी नहीं थे। 1 और 3 सितारा भाड़े का सिपाही। एन लैन ने भौहें सिकोड़ी। शेंग लुओ से निपटना उसके लिए सिरदर्द बन गया था। अब 2-3 सितारा भाड़े के सैनिक और काओ होंटू थे। ये परेशानी का सबब बन रहा था। ध्यान रहे, शेंग लुओ और अन्य 2 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं की क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि वे एक ब्रह्मांड सभ्यता का निर्माण करने में सक्षम थे, भले ही वह निम्न स्तर की ही क्यों न हो। काओ होंटू सिर्फ 2 सितारा भाड़े का सिपाही था। वह अभी भी दूसरे दल से कुछ दूरी पर था। काओ होंटू कमजोर नहीं था। वह महान कियान साम्राज्य में बड़ा हुआ था, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि शेंग लुओ जैसे मार्शल योद्धा जो जमीनी स्तर से ऊपर उठे थे, उनके अपने असाधारण गुण थे। यह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक कुलीन परिवार में पैदा हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच का अंतर था। शेंग लुओ और 2 अन्य स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा साधारण परिवारों में पैदा हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस बुढ़ापे में मेरे द्वारा पकड़े जाने के बाद भी तुम्हारे पास बोलने के लिए चेहरा कैसे है? वांग टिंग ने शेंग लुओ के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम? शेंग लुओ लड़खड़ाते हुए वांग टिंग को घूरने लगा। वह एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा था, जो वांग टिंग के दादा से भी अधिक उम्र का था। फिर भी उसे सिर पर थप्पड़ मारा गया। वह इसे सहन नहीं कर सका। ये क्रोधित करने वाला था। बाकी लोग चौंक गए, खास तौर पर क्लोइट और ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा। वे पहले तो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे सभी चुप रहे। अगर वांग टिंग ने उन्हें सिर पर थप्पड़ मारा तो ये शर्मनाक होगा। दरअसल इस स्तर पर उनमें ज्यादा गरिमा नहीं बची थी। एट नोबल बन एट। जहां तक आर्गस और युवाओं का सवाल है तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। वे अभी भी खुद पर शक कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी दुनिया ढह गई है। दूसरी ओर राष्ट्रपति शेंग लुओ को थप्पड़ खाते देख लॉगिन्स को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर तुलनाएं डरावनी थी। अतीत में वांग टिंग से उसे जो मार पड़ी थी वह कुछ भी नहीं थी। खैर, राष्ट्रपति शेंग लुओ को भी उस कमीने के हाथों कष्ट सहना पड़ा था। वांग टिंग, ये जायंट हॉर्न रेस है। वे धातु बल के साथ पैदा होते हैं और उनमें बहुत प्रतिभा होती है। वे धातु बल के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और वयस्क होने के बाद वे दिव्य अवस्था तक पहुंच जाएंगे, राउंड बॉल ने अचानक कहा। विशाल हॉर्न रेस। वांग टिंग दंग रह गया। जिन जातियों के अपने नाम थे वे सभी शक्तिशाली थीं। राउंड बॉल द्वारा उसे इस तरह चेतावनी देने के लिए दूसरे पक्ष के पास कुछ विशेष होना चाहिए। आखिरी वाला भी सरल नहीं है। वह ल्यूक लगता है। राउंड बॉल ने हरी त्वचा वाले दूसरे स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ा अनिश्चित था। ल्यूक? वांग टिंग ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ा हैरान था, क्या इस ल्यूक में कुछ खास बात है? उन्होंने अनुमान लगाया कि ल्यूक भी कोई साधारण जाति नहीं थी। ल्यूक के पास एक शक्तिशाली भेष और रूपांतरित करने की प्रतिभा है। वे चालाक हैं और उनसे निपटना मुश्किल है। जरा सोचिए, वे जाने पहचाने लोगों का चेहरा बन सकते हैं और बिना आपकी जानकारी के आपके आसपास छिप सकते हैं। क्या ये खतरनाक नहीं है? राउंड बॉल ने जल्दी से समझाया। प्रतिभा को छिपाओ। वांग टिंग की आंखें चमक उठीं। यह विशेष प्रतिभा महान है। उससे ये गुण प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा। जहां तक खतरे की बात है तो वह चिंतित नहीं था। उसे पहले भी भेष बदलकर लोगों पर छिपकर हमला करने का अनुभव था। वह इस काम में पारंगत था। इसके अलावा वे चौकन्ने थे ताकि दूसरा पक्ष चुपके से अंदर प्रवेश न कर सके। राउंड बॉल को लगा कि वह गाय के लिए वीणा बजा रहा है। वांग टिंग अजीब लग रहा था। वह उत्साहित क्यों लग रहा था? मुझे यकीन नहीं है। ये स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा एक सामान्य ल्यूक से थोड़ा अलग दिखता है। वह समान है, फिर भी अलग दिखता है। क्या वह एक आधा नस्ल है? राउंड बॉल फिर से हिचकिचाया। तुम्हें यकीन नहीं है? वांग टिंग को तुरंत निराशा महसूस हुई। वह बिना किसी बात के खुश था। गोल गेम। ये वांग टिंग को याद दिला रहा था कि उसके विरोधियों से निपटना कठिन है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए।
फिर भी जब उसने सुना कि दूसरा पक्ष शायद ल्यूक नहीं है, तो वह निराश हो गया। क्या उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है? उसे लगा कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। बूम बूम बूम, अंतरिक्ष यान कांप उठा। 3 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं ने फ्लेमिंग नदी पर हमला करना शुरू कर दिया था। फ्लेमिंग नदी पर एक के बाद एक कई हमले हुए। इससे अंतरिक्ष यान के सुरक्षा कवच पर भी असर पड़ा। सावधान, रक्षा कवच 0.1% क्षतिग्रस्त है। सावधान, रक्षा कवच 0.11% क्षतिग्रस्त है। सावधान, रक्षा कवच 0.12% क्षतिग्रस्त है। अंतरिक्ष यान के मुख्य नियंत्रण कक्ष में अलग गूंज उठा। हालांकि किसी को भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि सभी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। शेंग लुओ और कंपनी के चेहरे काले पड़ गए। ये किस तरह का अंतरिक्ष यान था? 3 स्वर्गीय मार्शल योद्धा उस पर हमले कर रहे थे, लेकिन वे ढाल को केवल 0.1% क्षति पहुंचा पाए। इतना ही नहीं, अंत में 0.01% की क्षति का क्या मतलब था? ये थोड़ा आक्रामक लगा। इतनी कम क्षति अंतरिक्ष यान के सुरक्षा कवच की स्वयं पुनर्प्राप्ति गति के साथ भी नहीं हो सकी। शेंग लुओ और अन्य लोग फिर से निराश हो गए। वह उन्हें कष्ट दे रहा था। भाई वांग टेंग, क्या वे वार्म अप कर रहे हैं? लिन चुक्सिया ने चकित होकर पूछा। नहीं, वे अंतरिक्ष यान को गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग, अंतरिक्ष यान को गुदगुदाने से आपका क्या मतलब है? क्या आपको हमें इस तरह से उत्तेजित करना होगा? यदि स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को पता चल जाए कि उनके पूर्ण हमलों को गुदगुदी के रूप में माना जाता है, तो वे मानसिक रूप से टूट सकते हैं। मुझे बाहर जाकर उनसे मिलने दो। एन लैन कुछ करने के लिए उत्सुक थी। हर कोई हैरान था। राउंड बॉल ने कहा, बाहर 3 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा हैं और केवल आप अकेले हैं। यह एक आसान लड़ाई नहीं है। तुम बाहर जा सकते हो। मैं तुम्हें ढकने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करूंगा। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और कुछ विचार करने के बाद सिर हिलाया। अगर कोई लड़ाई नहीं होती तो वह विशेषता बुलबुले कैसे प्राप्त कर सकता था? यही कारण था कि उसने एन लैन को नहीं रोका। हाँ, मुझे इन 2-3 सितारा भारे के सैनिकों की क्षमता का परीक्षण करने दो। पिछली बार मैं अपना मन नहीं भर पाया था, एन लैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेंग लुओ, मैंने आपको अपमान किया है। जब मैं पहले से ही कैदी हूं तो तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वांग टेंग ने केबिन का दरवाजा खोला। बाहर तीनों योद्धाओं ने कुछ समय तक हमला किया, फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत भोले थे। उनके पास रक्षा कवच को तोड़ने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही वे हताश महसूस कर रहे थे, केबिन का दरवाजा खुला, जिससे उनकी भावनाएं शांत हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक आकृति उल्कापिंड की तरह निकली और सींगों वाले योद्धा के सामने आकर खड़ी हो गई। मेचा रेस। सींग वाले स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा ने आश्चर्य से एन लैन को देखा। काओ हुंटू और हरी त्वचा वाले मार्शल योद्धा आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन फ्लेमिंग रिवर ने उसी समय हमला कर दिया। बूम बूम बूम, सेना की तोपें उन पर टूट पड़ी और उन्हें पीछे धकेल दिया। अंतरिक्ष यान पर हमला करो। यह मेचा मेरे पास छोड़ दो, सींग वाले मार्शल योद्धा ने चिल्लाया। काओ हुंटू और हरी त्वचा वाले स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा क्रोधित हो गए। वे दहाड़ते हुए अंतरिक्ष यान पर टूट पड़े। बूम बूम बूम, अंतरिक्ष यान पर भयंकर हमले हुए। दूसरी तरफ एन लैन अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में घूर रहा था। उनका आभामंडल चढ़ता जा रहा था। कोई भी कुछ नहीं बोला। धमाका। अगले ही क्षण दोनों आकृतियां गायब हो गईं और 2 प्रकाश किरणों की तरह एक दूसरे की ओर बढ़ीं। वांग टेंग ने प्रकाश की सुनहरी किरण देखी और अंततः समझ गया कि एन लैन इस मार्शल योद्धा के साथ क्यों लड़ना चाहती थी। वे दोनों ही धातु तत्व वाले मार्शल योद्धा थे। विशाल सींग वाली जाति में जन्म से ही शक्तिशाली धातु प्रतिभा होती है। ऐसे विरोधियों से जूझकर लैन तेजी से सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। विशालकाय के हथियार 2 विशाल ब्लेड थे। जब उसने उन्हें नीचे गिराया तो एक अनोखी सुनहरी आभा बाहर निकली और ब्लेड की सतह पर चिपक गई। इसने एक मजबूत और शक्तिशाली सुनहरी ब्लेड की चमक बनाई जो अपनी दुर्जेय ताकत के साथ हवा को चीरती हुई निकल गई। बहुत शक्तिशाली। मार्शल आर्ट के नेता डेन ताइक सुआन, राष्ट्रों के प्रमुख और युवा पीढ़ी जैसे कि बेली किनफेंग और हान झू सभी ने विस्मय में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे खुद को रोक नहीं पाए और हौंफने लगे। ये थी स्वर्ग मंच की शक्ति।
एक हमला एक ग्रह को नष्ट कर सकता है। यह कोई मजाक नहीं था। बहुत जल्द ही एनलेन और विशाल ने अपने डोमेन सक्रिय कर दिए और बाहरी अंतरिक्ष में टकरा गए। कोई भी यह नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। शेंग लुओ और अन्य लोग घबरा गए। यदि उनका योद्धा पराजित हो गया तो उनकी आशाएं धराशायी हो जाएंगी। सौभाग्य से वांग टेन के पास सार की आंखें और आध्यात्मिक दृष्टि थी, इसलिए वह लड़ाई का निरीक्षण कर सकता था। वांग टेन ने अचानक आश्चर्य से कहा, यह क्या है? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। ऐसा लग रहा है कि विशाल सीन की दौड़ जल्द ही हार जाएगी। वांग टेन के होठों के किनारे पर एक मुस्कान रेंग गई। हर कोई दंग रह गया। जब वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि अंदर क्या हो रहा था? तुम्हें कैसे पता? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वांग टेन बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराया। राउंड बॉल निराश था। खैर, वांग टेन ने देखा कि एनलैन का डोमेन 7वें स्तर पर पहुंच गया था, शेंग लुओ के समान स्तर पर। लेकिन उसका ब्लैक मेटल डोमेन निर्विवाद रूप से अधिक शक्तिशाली था। शेंग लुओ ने भी इसे नोटिस किया। उसने आंखें सिकुड़ी और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह अवाक रह गया। अपनी शक्ति के साथ यह देखना मुश्किल नहीं था कि एनलैन ने सफलता हासिल कर ली है। हालांकि वांग टेन सिर्फ एक दिव्य चरण मार्शल योद्धा था। उसे कैसे पता चला? धमाका। कुछ सेकंड बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विशालकाय का क्षेत्र टूट गया। उसमें से एक आकृति बाहर फेंकी गई जो खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ गई। इस कमीने का दिल काला है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस 2 जिन हार गया। शेंग लुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब उसने हारने वाले व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। होलैंड फेडरेशन के सभी लोग स्तब्ध थे। वे अविश्वास से भर गए थे। स्वर्ग स्वामी तू जिन, स्वर्ग स्वामी बार्टलेट और राष्ट्रपति शेंग लुओ के बीच स्वर्ग स्वामी तू जिन सबसे शक्तिशाली थे, उनके बाद राष्ट्रपति शेंग लुओ और फिर स्वर्ग स्वामी बार्टलेट थे। लेकिन अब राष्ट्रपति शेंग लुओ को पकड़ लिया गया और स्वर्ग के स्वामी तू जिन हार गए। पृथ्वीवासियों के इस समूह ने धीरे धीरे उनकी आशाओं को खत्म कर दिया। ये कैसे संभव है? आर्गस और अन्य युवा पीले पड़ गए, उनके दिमाग काले हो गए। वे इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके। वांग टेन ने उनके हाव भाव को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। फिर उसने बाहर युद्ध के मैदान को स्कैन किया और सभी विशेषता बुलबुले उठाए। नक्षत्र बल धातु तारांकन 9000। नक्षत्र बल धातु तारांकन 10000। दिव्य क्षेत्र आत्मा 1200। दिव्य क्षेत्र आत्मा 2400। धातु डोमेन तारांकन 4000। ब्लैक मेटल डोमेन 6000। मेटल अल्टिमा तारांकन 6000। मेटल गैश ब्लेड स्किल 3000। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं से विशेषता बुलबुले की अपेक्षा के अनुसार। वांग टेन रोमांचित था। उसने खुशी से बुलबुले को चूसा। उन्हें कुल 19,000 मेटल फोर्स पॉइंट मिले। हालांकि यह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उनकी मेटल फोर्स में काफी वृद्धि हुई। तब दिव्य क्षेत्र आत्मा के 3600 अंक थे। यह एक बड़ी बढ़त थी। उनका मनोबल 36,100 अंक तक पहुंच गया था। आत्मा 36,100 बटा 50,000 आकाशीय क्षेत्र। इस शक्तिशाली आत्मा ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया। यह दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। अपनी आध्यात्मिक गतिकी के साथ, जो कि छोटी उपलब्धि के स्तर पर थी, वह एक साथ कई आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग कर सकता था। एक गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड उसके लिए अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें मेटल डोमेन के 4000 अंक और ब्लैक मेटल डोमेन के 6000 अंक भी प्राप्त हुए। दोनों ही शक्तिशाली डोमेन थे, खासकर ब्लैक मेटल डोमेन। ये सामान्य मेटल डोमेन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। विशालकाय व्यक्ति इसलिए पराजित हुआ क्योंकि उसका क्षेत्र अनलैन के क्षेत्र से कमजोर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धातु डोमेन 1250 3000 तीसरा रैंक। ब्लैक मेटल डोमेन 2004 चौथा रैंक। डोमेन के बारे में बहुत सारी जानकारी और ज्ञान वांग टेन के दिमाग में उमड़ पड़ा। मेटल डोमेन और ब्लैक मेटल डोमेन के बीच कई समानताएं थीं। आखिरकार ब्लैक मेटल डोमेन और आध्यात्मिक शक्ति का एक संयोजन था। उन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात करने और पचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड में उनका मेटल डोमेन पहली रैंक से तीसरी रैंक पर पहुंच गया, जबकि उनका ब्लैक मेटल डोमेन दूसरी रैंक से चौथी रैंक पर पहुंच गया।
वान टेंग ने अपनी आंखें खोली। एक सुनहरी चमक उनके सामने से गुजरी। शेंग लुओ, जो उसे लगातार देख रहा था, ने तुरंत ही यह बदलाव महसूस कर लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। कार्यक्षेत्र। वान टेंग ने डोमेन को समझ लिया था। यह अविश्वसनीय था। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि उन्होंने इस विचार को दो स्वर्ग स्तर के युद्ध योद्धाओं के बीच लड़ाई देखने के बाद समझा था। किसी क्षेत्र को समझना बहुत मुश्किल था, यहां तक कि स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी इसे समझने में बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ता था। फिर भी वान टेंग ने एक ही लड़ाई देखने के बाद इसे समझ लिया। उसके जैसा कोई कैसे हो सकता है? क्या वह अद्वितीय प्रतिभा थी जो केवल किंवदंतियों में ही विद्यमान थी? हाँ, वह अवश्य होगा। यही कारण है कि महान कियान साम्राज्य जैसी उच्च स्तरीय सभ्यता ने इस पृथ्वीवासी को बैरन की उपाधि विरासत में दी। शेंग लुओ को लगा कि उसे मुद्दे की जड़ मिल गई है। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके हृदय में अनियंत्रित कड़वाहट उमड़ पड़ी। यदि उनके जैसी प्रतिभावान व्यक्ति उनके सेंट स्टार पैगोडा में प्रवेश कर जाए तो भविष्य में उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिल सकता है। दुर्भाग्यवश उन्होंने इस संभावना को अपने हाथों से नष्ट कर दिया। वान टेंग की आंखों की सुनहरी चमक तुरंत गायब हो गई। प्रसन्नता महसूस करते हुए उसने एक छोटी सी आह भरी। इन दोनों डोमेन की ताकत में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दिव्य अवस्था में था, लेकिन उसने पहले से ही डोमेन की शक्ति को समझ लिया था और वे तीसरे और चौथे स्थान पर थे। यहां तक कि उच्च स्तरीय सभ्यता से आने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास भी इतने शक्तिशाली डोमेन नहीं हो सकते। अंत में वान टेंग को दो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुए। एक थी मेटल अल्टिमा और दूसरी थी मेटल गैश ब्लेड स्किल नामक युद्ध तकनीक। वान टेंग के पास मेटल अल्टिमा नहीं था, लेकिन अब उसके पास ये था। इस अंतिम चेतावनी का ज्ञान उसके मन में तैर गया। उसने इसे तुरंत आत्मसात कर लिया। मेटल अल्टिमा 1205,005वां स्तर। मेटल अल्टिमा के 6,000 पॉइंट्स ने इस विशेषता को सीधे 5वें स्तर पर पहुंचा दिया। ये काफी डरावना था। अंत में वान टेंग ने मेटल गैश ब्लेड स्किल को देखा। उसके दिमाग में एक व्यक्ति की आकृति उभरी। यह आकृति एक शक्तिशाली ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह एक स्वर्ग मंच युद्ध तकनीक थी। एट नोबल बन एट। वान टेंग बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह एक ब्रह्मांड चरण तकनीक होगी, लेकिन यह एक स्तर ऊपर थी। यह उनकी पहली स्वर्ग मंच युद्ध तकनीक थी। फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड के पास कई शक्तिशाली युद्ध तकनीकें बची हुई थीं। उनमें से कुछ तो ब्रह्मांड चरण में भी थीं, लेकिन वान टेंग सिर्फ आकाशीय चरण में था। वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। स्वर्ग चरण युद्ध तकनीकें उसकी सीमा थी। इसके अलावा उन्होंने गुण चुनकर इसे प्राप्त किया, इसलिए समझने की प्रक्रिया आसान थी। उन्हें बहुत अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अच्छा था। मेटल गैश ब्लेड कौशल 2003-000 अच्छी तरह से वाकिफ। अपनी उपलब्धियों की गिनती करने के बाद वान टेंग ने अंतरिक्ष यान से बाहर देखा। काओ होंटू और अन्य स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा ने ज्वलंत नदी पर हमला करना छोड़ दिया था और विशाल सींग जाति मार्शल योद्धा की ओर दौड़ पड़े थे। आप कैसे हैं? काओ होंटू ने पूछा। उसका मूड खराब था। वह अपनी सारी डींगे मारने के बाद हार गया। यह क्या बकवास था? जब तू जिन ने काओ होंटू की आवाज में बदलाव देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मुंह से खून थूका और कहा, अरे, वह मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम अंतरिक्ष यान में प्रवेश नहीं कर सकते और मेचा स्वर्गमंच मार्शल योद्धा के खिलाफ नहीं जीत सकते। हमारे पास कोई मौका नहीं है। बार्टलेट ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जब वे दुविधा में थे तभी फ्लेमिंग रिवर से वान टेंग की आवाज उभरी। अरे, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तीनों स्वर्ग मंच के योद्धा असहज महसूस कर रहे थे। उनमें से 3 को एक दिव्य मंच के योद्धा से मौका चाहिए था। दुर्भाग्य से वे परिस्थितियों को हरा नहीं सके। हेवन लॉर्ड बार्टलेट ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। तुम क्या चाहते हो? मुझे काओ होंटू दे दो और मैं ओलान फेडरेशन को जाने दूंगा। तुम क्या सोचते हो? वान टेंग ने शांति से कहा। काओ होंटू का दिल बैठ गया। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। ये बदमाश लड़का इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? जब उसने तू जिन और बार्टलेट की निगाहें देखी तो उसे और भी अधिक चिंता हुई। काओ होंटू ने चेतावनी देते हुए कहा, उसकी बात मत सुनो। वह हमें तोड़ना चाहता है। इसके बारे में सोचो।
अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे ग्रह को नष्ट करने में थोड़ा और समय लगा सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? वांग टेंग ने आगे कहा। तू जिन और बार्टलेट के चेहरे के भाव बदल गए। वे झिझकने लगे। उन्हें मानना पड़ा कि वांग टेंग सच कह रहा था। तू जिन हार गए। उनके पास सफलता का कोई मौका नहीं था। खैर, अगर वांग टेंग अंतरिक्ष यान से बाहर आ गया तो वे अपने संयुक्त प्रयासों से उसे नीचे उतारने में सक्षम हो सकते हैं। तुम लोग उसके दुश्मन हो। वह ओलांट ग्रह को नष्ट करने के उद्देश्य से आया था। क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा? काओ होंटू ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। उनमें जीने की तीव्र इच्छा थी। तू जिन और बार्टलेट ने समय रहते प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके चेहरे हरे हो गए। अरे, वे लगभग मूर्ख बन गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम जाल में नहीं फंसे, वांग टेंग ने झल्लाहट में कहा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना काम नहीं आई। तू जिन, बार्टलेट, भाड़ में जाओ तुम। इस कमीने का दिल काला था। मार्शल आर्ट के नेता और अंतरिक्ष यान में मौजूद अन्य लोग भी अवाक रह गए। उनके दृढ़ स्वर के कारण वे लगभग उस पर विश्वास कर बैठे। ठीक है, कोई और विकल्प नहीं है। वांग टेंग का स्वर हल्के फुल्के से ठंडा और बर्फीला हो गया। मैं सिर्फ तुम्हें मार सकता हूं। कितना घमंडी। दोनों स्वर्ग के स्वामी क्रोधित हो गए। वे इस छोटे से बदमाश के झांसे में आ गए थे और अब वह उन पर नजर रख रहा था। क्या उसने वाकई सोचा था कि वह उन्हें मार सकता है? वांग टेंग अंतरिक्ष यान से उड़कर अंतरिक्ष में प्रकट हुए। उनके विरोधी बहुत खुश हुए। युवा बदमाश, अगर तुम अंतरिक्ष यान में ही रहते तो मैं तुम्हें मार नहीं पाता, लेकिन तुमने बाहर आने का फैसला किया। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। उसे मार डालो। तू जिन और बार्टलेट भयावह मुस्कान के साथ वांग टेंग की ओर दौड़े। बूम बूम बूम। वांग टेंग के पीछे जलती नदी ने कई गोलियां चलाईं। वे जलते हुए जाल की तरह दुश्मनों की ओर उड़े। दोनों स्वर्ग के स्वामी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हमलों को रोकने के लिए अपनी युद्ध तकनीकें लागू की। आन लैन, उन्हें रोको, वांग टेंग ने धीमी आवाज में कहा। एन लैन का चेहरा काला पड़ गया। ये युवक उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह चाहता था कि वह एक साथ 3 दुश्मनों को रोके। हालांकि वह जानता था कि वांग टेंग के पास शायद कोई योजना होगी। कब तक? 5 मिनट। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। एन लैन ने सिर हिलाया। वह तीनों विरोधियों की ओर दौड़ा। 3 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा तोप के हमलों से बच निकले और एन लैन का स्वागत करने के लिए समय पर पहुंच गए। उन्होंने उनकी बातचीत भी सुनी। काओ होंटू ने उपहास किया। क्या आपको लगता है कि एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा हमें हरा सकता है? क्या मजाक है? एन लैन चुप रहा। उसके हाथ के एक झटके से 1000 आयुधों का जहाज कई हिस्सों में बंट गया। उन सभी पर सुनहरी चमक थी। उन्होंने अपने प्रभुत्व की शक्ति को 1000 आयुध पोत पर काले पतले धागों के रूप में रखा और अपने शत्रुओं की ओर तैरते रहे। एक दिव्य आत्मा गुरु शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमें रोकने के लिए अपने आध्यात्मिक हथियार को विभाजित करना आपकी मूर्खता है। तू जिन ने पहले भी एन लैन के साथ युद्ध किया था, इसलिए वह जानता था कि 1000 आयुध पोत कितना शक्तिशाली था। लेकिन वह तब था जब यह एक टुकड़े में था। जब इसे विभाजित किया गया तो शक्ति विभाजित हो जाएगी और यह बहुत कमजोर हो जाएगा। बूम बूम बूम। अंतरिक्ष में 4 स्वर्गीय मार्शल योद्धाओं के बीच एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। ये सौभाग्य की बात थी कि तू जिन बुरी तरह घायल हो गया था। वह अपनी सामान्य शक्ति का केवल 30% ही काम कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो एन लैन के लिए मुश्किल समय होता। वांग टेंग ने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपनी अंतरिक्ष काया को सक्रिय किया और उसके शरीर में मौजूद अंतरिक्ष शक्ति उसके आसपास के शून्य में फैल गई। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया था, जब उनका अंतरिक्ष शरीर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। ओलांट फेडरेशन को मेरी अंतरिक्ष काया की शक्ति का स्वाद चखने दो। बाह्य अंतरिक्ष में वांग टेंग हवा में तैर रहा था। उसके घने काले बाल ऐसे नाच रहे थे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उड़ा दिया हो। मोटी अंतरिक्ष शक्ति उसके चारों ओर लिपट गई और उसके चारों ओर फैल गई। हालांकि यह उतार चढ़ाव उसके आधे मीटर के दायरे में ही हुआ। अन्य लोग कुछ भी नहीं देख सके। अंतरिक्ष यान में मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वांग टेंग क्या करने की योजना बना रहा है? जिनलिन विश्वविद्यालय के पुराने अध्यक्ष ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। उसके लिए इस तरह बाहर जाना खतरनाक है। मार्शल आर्ट के नेता ने असहायता से अपना सिर हिलाया।
उसने मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा से विरोधियों को रोकने के लिए कहा ताकि उसके पास कुछ योजनाएं हो। डैन ताइक्सुआन ने बोलने से पहले सोचा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग टेन को देखा। हालांकि उसके विरोधी 3 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा हैं। वांग टेन केवल दिव्य मंच पर है। मार्शल आर्ट के नेता ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह आदमी कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालेगा। ज्यादा मत सोचो। राउंड बॉल ने आंखें घुमाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वांग टेन के पीछे नहीं गया। इसके बजाय यह अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने के लिए वहीं रुक गया। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान शक्तिशाली था, लेकिन इसका संचालन भी जटिल था। इसके लिए राउंड बॉल जैसे शक्तिशाली बुद्धिमान जीवन रूप की आवश्यकता थी जो गणना में अच्छा हो। तुम सही हो। वह एक चतुर व्यक्ति है। वह खुद को खतरे में नहीं डालेगा। मार्शल आर्ट के नेता ने कड़वी मुस्कान दी। शेंग लुओ और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ ली। वांग टेन एक असामान्यता थी। वह बिना किसी कारण के बाहर नहीं भागेगा। तू जिन और बार्टलेट को मेचा स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा को हराना होगा, अन्यथा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वह मौत की तलाश में है। वह अपनी क्षमता के साथ भगवान तू जिन की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जब लोगिन्स ने पृथ्वीवासियों की चर्चा सुनी तो वह मुस्कुराया। वह सिर्फ भाग्यशाली है कि उसे यह शक्तिशाली अंतरिक्ष यान मिला है। अगर वह अंतरिक्ष यान में छिप जाए तो वह ठीक रहेगा। उसे बाहर जाकर अपनी मौत क्यों तलाशनी पड़ी? क्या वह वाकई सोचता है कि वह कोई है? आर्गस ने तिरस्कार से कहा। पृथ्वीवासी उनकी टिप्पणियों से क्रोधित हो गए। उन्होंने आर्गस और लॉगन्स को ठंडी निगाहों से देखा। एट नोबल एट। इसी समय एक आकृति अचानक बाहर निकली और उनके सामने आ गई। तुम्हें क्या चाहिए? लोगिन्स ने उस व्यक्ति को घूर कर देखा और उपहास किया। थप्पड़। अंतरिक्ष यान में तेज और स्पष्ट ध्वनि गूंजी। प्रति व्यक्ति एक थप्पड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आर्गस और लोगिन्स स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सभी लोग अचंभित थे। वे उस छोटी सी आकृति को अचंभित होकर देख रहे थे। उसे 2 युवकों को थप्पड़ मारने के लिए दबे पांव चलना पड़ा, और वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसे धमकाना आसान हो। हालांकि उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। चुक्सिया। लिन चुहान ने आश्चर्य से अपनी बहन को घूरते हुए कहा। हालांकि ये दोनों परेशान करने वाले थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन चुक्सिया उन्हें सीधे थप्पड़ मारेगी। यह उसकी उम्मीदों से परे था। यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लिन चुक्सिया ने उनके सूजे हुए चेहरों पर नजर डाली और निराशा में टिप्पणी की। सब लोग। क्या ये युवती शैतान थी? उसने उन्हें तब तक थप्पड़ मारे जब तक उनके चेहरे सूज नहीं गए, लेकिन फिर भी उसने उनका तिरस्कार किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? फफ। डैन ताइक्सुआन ने ठहाका लगाया। उसने युवती को दिलचस्पी से देखा। ये युवती वांग टेन से अच्छी तरह सीखती है। मार्शल आर्ट के नेता हंसी और आंसू के बीच फंस गए। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि डैन ताइक्सुआन सही थे। उन्होंने इस महिला में वांग टेन के लक्षण देखे। आर्गस और लोगिन्स को होश आ गया। उन्होंने अपने सुंदर चेहरे संभाले और क्रोध और शर्मिंदगी से लाल आंखों से चिल्लाए, तुमने हमें मारने की हिम्मत कैसे की? लिन चुक्सिया ने उन्हें एक संयमित मुस्कान दी और 2 फोर्स गन निकाली। उसने उन्हें उनके माथे पर चिपका दिया और मासूमियत से कहा, न केवल मैं तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें मारने की भी हिम्मत करती हूँ। आर्गस। एड्स बाय पब फ्यूचर। लॉगिन। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं, उनकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। वे गुस्से में थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि यह युवा लड़की प्यारी और सुंदर दिखती थी, लेकिन उसका दिल उस कमीने वांग टेन की तरह काला था। वे अकेले ही आश्चर्यचकित नहीं थे। यहां तक कि लिन चुहान, जो लिन चुक्सिया के करीब था, उसे भी अपनी निर्दयी बहन थोड़ी अपरिचित लगी। वह सामान्यतः ऐसी नहीं थी। ये सही है। एक कैदी को कैदी की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अगर तुमने फिर से भाई वांग टेन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लिन चुक्सिया ने अपनी बंदूकें रख ली जब उसने देखा कि ये दोनों युवक बोलने से बहुत डर रहे थे। उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। प्यारा, तुम्हारा सिर। आर्गस और लोगिन्स अपने दिल में गुस्से से चिल्ला रहे थे। लिन चुहान ने अपनी बहन को जटिल भाव से देखा। अचानक उसने सोचा कि क्या उसे अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। बुरे लोगों से निपटने के लिए यह एक उपयोगी तरीका था। हाँ, उसे अपनी बहन से सीखना चाहिए। वांग टेन को यह नहीं पता था कि लिन चुहान भटकने लगा था।
बाहर वान टेन के इर्द गिर्द स्थानिक उतार चढ़ाव लगातार हिंसक होता जा रहा था। जैसे जैसे ये फैलता गया, हवा में दृश्य उतार चढ़ाव दिखने लगे। उतार चढ़ाव धीरे धीरे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तक फैल गया। लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ जगह को जकड़ रहा हो। उसके आसपास की जगह दबाव को झेल नहीं पाए और चटकने लगी। यह आवाज बहुत ही परेशान करने वाली थी। क्या हो रहा है? कुछ दूरी पर स्वर्ग स्तर के योद्धा जो लड़ रहे थे, उन्हें अंततः कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने इधर उधर देखा। इतना शक्तिशाली स्थानिक उतार चढ़ाव क्यों है? बार्टलेट ने गंभीर स्वर में पूछा। उसके पास और कौन से तुरुप के पत्ते हैं? काव होंटू के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। अंतरिक्ष शक्ति। यह उतार चढ़ाव शेंग लुओ को हराने के लिए इस्तेमाल किए गए कौशल से ज्यादा शक्तिशाली लगता है। एन लैन चकित था। वह प्रत्याशा से भर गया था।